नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। एंड आज हमारे साथ है पवन जी, जो आज हमारे साथ इनसाइट शेयर करेंगे। ही इज एन आईटी प्रोफेशनल एंड ही इज वर्किंग इन मारबर्ग फ्रॉम लास्ट 6 years जर्मनी में। सो मैंने सोचा कि पवन भाई के साथ बात करते हैं और सारी इंफॉर्मेशन के लिए पवन भाई कैन गिव अस अ बेटर इनसाइट अबाउट आईटी फील्ड। तो मैं डायरेक्टली उनसे पूछूंगा, आप थोड़ा अपने बारे में बताइए, इंडिया से आप कहाँ से हो, एंड देन everybody can get to know you better. So वैसे स्टार्ट करते हैं हम लोग। Sure. Yes. Thanks अभिजीत भाई for having me here. So as आपका चैनल ऑलरेडी काफी पॉपुलर है, काफी हाइट्स पे जा चुका है, तो I feel privileged. Thank you. So मेरा नाम पवन है। I belong basically उत्तर प्रदेश से। Okay. और उत्तर प्रदेश छोटे शहर से आता हूँ, सुल्तानपुर से। बहुत ही छोटा शहर है। शायद लोगों को पता हो जो पॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट रखते हैं, जो अमेठी है, अमेठी से राहुल गांधी इलेक्शन लड़ते हैं, तो मैं वहीं से आता हूँ। Okay. और मुझे 6 साल हो गए जर्मनी में, मतलब। और मैं इंडिया में पहले पुणे में जॉब करता था। महाराष्ट्र में कंसल्टिंग कंपनी है, सबको पता है, कॉग्निजेंट में। कॉग्निजेंट, ओके। और पुणे में मैं 4 years तक था। ओके। और उसके पहले भी मैं काफी, मतलब कि मेरी जो प्रिलिमिनरी स्टडीज हुई है वो सब बाहर से हुई है, मतलब सुल्तानपुर से बाहर ही हुई ज्यादातर। अच्छा, आपका बैकग्राउंड मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड? हाँ, इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है। मैंने इंजीनियरिंग किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, आईटी में। ओके। विश्वेश्वरैया कॉलेज से। और फिर मेरा कैंपस हुआ था IBM में। ओके। बेंगलोर, गुड़गांव, फिर पुणे, ऐसे करके। ओके। सो इन टोटल आपका इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो मुझे, आई स्टार्टेड माय करियर जो है इन 2013. So 2013. Okay, it's almost 12 years. 12 years. 12 साल हो चुके हैं। That's a quite big experience. I mean, a good experience, I would say. Exactly. And yes, तो इसीलिए मेरा ये पर्पस इस वीडियो का ये भी है कि when you meet a person who has 12 years of experience, he can also share what you can do, what you cannot do. So end तक बने रहिए and don't miss anything. इतने बड़े एक्सपीरियंस के लोगों के साथ बात करते वक्त आपको भी ये सब इंफॉर्मेशन देना, यही हमारा काम है। एंड जर्मनी के बारे में जो आपको पता नहीं होगा, पता होगा, तो इससे काफी अच्छे से आपको इनसाइट्स मिलेंगे। तो पवन भाई, सबसे पहले मुझे बताओ, आपका जर्मनी जो आने का थॉट था, तो आप यहाँ पे आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट किया जब आप जर्मनी में आए? सो फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब कि जर्मनी मेरे लिस्ट में कभी भी नहीं था एज नॉर्मल इंडियन। और जब मैं यहाँ पे आया था तो जर्मनी की कोई इवन बात भी नहीं करता था कि किसी को मास्टर्स के लिए जाना है या फिर ऑन साइट जाना है। बराबर। तो एज ए नॉर्मल, जैसे सभी का सपना रहता है इंडियन आईटी कंपनीज में काम करने वाले के कि ऑन साइट जाना है, तो मुझे भी एक लगा कि हाँ, मुझे भी ऑन साइट देखना है, मतलब कैसा क्लाइंट साइट पे काम करने का एक्सपोजर कैसा होता है और ग्लोबल एक्सपोजर कैसा होता है। सो मैं ट्राई कर रहा था यूएस के लिए। ओके। और ऑल्सो आयरलैंड के लिए ट्राई कर रहा था, मतलब विद इन कंपनी। अच्छा। क्योंकि उस टाइम पे मतलब मेरा मास्टर्स नहीं है, तो सिर्फ मैंने बैचलर्स किया। तो ट्राई कर रहा था ऑन साइट के प्रोजेक्ट के लिए। तो 1-2 प्रोजेक्ट्स पे बना, लेकिन फिर फाइनली उन्होंने बोला कि ठीक है, जर्मनी में एक CSL बेरिंग क्लाइंट है, जो एक बायोटेक कंपनी है, लोगों को पता होगा, ग्लोबल कंपनी है। तो उनका प्रोजेक्ट है यहाँ पे मारबर्ग सिटी में। सो तो मुझे लगा कि रादर देन कि मैं अपना जो मुझे चाहिए उस चीज के लिए वेट करूं, मुझे लगा कि जब अपॉर्चुनिटी सामने से आ रही है तो लेट्स ग्रैब इट। तो मतलब क्योंकि आपके पास ज्यादा ऑप्शंस होते नहीं, बराबर, इंडियन कंपनीज का, आईटी कंसल्टिंग कंपनीज में, क्योंकि आपके पीछे 100 लोग खड़े हैं। Exactly. आप मना करोगे 100 लोग आ जाएंगे। कंपटीशन बहुत है वहां पे। एग्जैक्टली। तो इंडियन कंपनी से आपको अगर बाहर निकलना है तो ऑन साइट वाला ऑप्शन ही सबसे बेस्ट है। एग्जैक्टली। मेरा एक्सपीरियंस ये है कि आई गेस कोरोना से पहले लोगों के अंदर बहुत क्रेज था, बराबर, बाहर ऑन साइट जाने का और सुनने का। तो ये तो हर एक फील्ड में, जैसे मैं ऑटोमेशन फील्ड से हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है कि फील्ड कोई भी हो, इंडियंस का थिंकिंग ये वही होता है, जल्दी से जल्दी बाहर निकलते थोड़ा बहुत। और आई गेस वो जरूरी भी है, क्योंकि आप बाहर देखते हो तो लगता है कि हम कैसे डिफरेंट हैं, यहाँ की लाइफ कैसे डिफरेंट है। आई थिंक वो एक और एक आपको एक डिफरेंट कल्चर का और डिफरेंट वर्क स्टाइल का भी एक अनुभव हो जाता है कि मतलब कैसे काम करते हैं जर्मन्स, कैसे नॉट ओनली इन जर्मनी, आपको जैसे आपने बोला कि यूएस का भी आप सोच रहे थे, तो ये लोग कैसे काम करते हैं, जैसे बताया तो हमें तो सब हमने मूवीज में या फिर किसी सीनियर से सुना होता है। एग्जैक्टली, हमने जितना देखा सब हॉलीवुड मूवीज में देखा, बट अभी मैं उस पे आऊंगा कि मतलब बोलते हैं ना, जो हम देखते हैं और जो यहाँ एक्चुअली में है उसमें कितना डिफरेंस होता है। करेक्ट। तो आपकी जो ऑन साइट वाली जो कंपनी थी, बैक टू द टॉपिक की
फिर उसमें मुझे प्रोजेक्ट मिल गया और इंटरव्यूज हुए क्लाइंट साइड से, एज यूजुअल प्रोसेस। पहले इंटरनल इंटरव्यू होता है कॉग्निजेंट के थ्रू, उसके बाद फिर क्लाइंट साइड से इंटरव्यू हुआ। तो आपका जस्ट वन थिंग टू क्लियर अप, इंडिया में कॉग्निजेंट में थे आप? मैं कॉग्निजेंट में था, पुणे में। पुणे कॉग्निजेंट में, ओके, पुणे कॉग्निजेंट में था मैं। सॉरी, और नहीं, तो क्लाइंट साइड इंटरव्यू हुआ, फिर क्लियर हो गया। उन्होंने बोला कि ठीक है, अब आप जो है विद आपको 2 मंथ्स, नेक्स्ट 1 और 2 मंथ्स में आपको ट्रेवल करना है। ओके। तो अब मुझे कुछ भी नहीं पता है जर्मनी का, सिर्फ पता था कि हाँ, मेरी थोड़ी बचपन से मतलब कुछ जियोपॉलिटिक्स में थोड़ा इंटरेस्ट था, तो मुझे पता था हाँ, जर्मनी है, बर्लिन है, फ्रैंकफर्ट है, इतना पता है। बट उसके आगे मुझे कुछ नहीं पता, बड़े बड़े सिटीज के नाम पता है। अब मैंने पूछा जैसे कि फॉर एग्जांपल किस सिटी में है मार्बर्ग, अब कभी नाम नहीं सुना जिसका। बराबर, मैंने भी नहीं सुना था मार्बर्ग, छोटा सिटी है। तो हाँ, तो मुझे थोड़ा सा लगा कि यार कैसे होगा, मतलब कुछ नहीं पता, एक इंसान को जानता नहीं हूँ कि इवन कंपनी का भी कोई नहीं है वहां पे। बराबर। तो मैंने कहा ठीक है। फिर उसके बाद वीजा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। कंपनी ने मेरा जो है, जो आईसीटी वीजा होता है, इंटर कंपनी ट्रांसफर, ओके, तो वो वीजा रेज किया और मुंबई कॉन्सुलेट के थ्रू, कि उसके जुरिस्डिक्शन में ही था वो, और वीजा रेज किया। फिर मैं 2018 में नवंबर में जर्मनी आया। तो आपका जो वीजा कंपनी ने करवाया था, वो स्टार्टिंग में आप कितने मतलब किस वीजा टाइप पे आपने बोला? आईटीसी क्या आपने? हाँ, आईसीटी था, इंटर कंपनी ट्रांसफर, ओके। और वो कितना टाइम ड्यूरेशन के लिए आपको वीजा मिला था? शुरू में एज यूजुअल जो है 6 मंथ्स का ही देते हैं सब लोग, वीजा 6 मंथ्स का है। बाकी हम जब आते हैं यहाँ पे तो उसके बाद रेसिडेंस परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन आपका वीजा क्या है उस टाइम पे, तो वो रेसिडेंस परमिट वो आपको देते हैं। ओके, बट वो 6 मंथs का था। 6 मंथ्स वैलिडिटी उसकी। मई 2019 तक के लिए वैलिड था वो। अच्छा, ओके। फिर मैं जब लैंड किया तो एकदम, अब नवंबर की विंटर से स्टार्ट हुआ। विंटर तो भाई साहब नानी याद दिला देती है यहाँ की विंटर। तो मतलब कि मैं नॉर्मल इंडिया में हल्की जैकेट पहन के आया था, और जब जैसे फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट ओपन है, पता ही है, तो बराबर, हाँ। तो जब बाहर निकला तो लगा अरे कहाँ ही आ गए। और फिर सबसे पहला कल्चर, मतलब एक नॉट कल्चर शॉक, बट होता ना एक, आप जो देखे रहते मूवीज में, आप फॉरेन में जाएंगे, मतलब आप जब बाहर, जब जैसे ही वो गेट खुला, मतलब फ्रैंकफर्ट का, देख रहा हूँ बाहर की मर्सिडीज की टैक्सी वो मेरे लिए मर्सिडीज बहुत ही एक्साइटिंग था, कि जो हम लोग देखते हैं इंडिया में, एक होता है ना स्टेटस सिंबल, प्रीमियम कार्स, एग्जैक्टली, प्रीमियम स्टेटस सिंबल है मर्सिडीज। और देख रहा हूँ वो बड़ी बड़ी मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू की ब्लैक टैक्सीज लगे हुए, मतलब वो लाइन से, वो भी लोगों के लिए नॉर्मल है यहाँ पे, जर्मन के लिए एग्जैक्टली। तो नॉर्मल, वो मेरे लिए थोड़ा सा लगे यार, थोड़ा उस टाइम पे लगा हाँ, एक्चुअली मैं किसी दूसरे कंट्री में आ चुका हूँ। विदेश में फाइनली हम लोग आ चुके हैं। एग्जैक्टली। तो फिर मैं फाइनली आया, और कंपनी ने मेरे को अकोमोडेशन दिया था 30 डेज का। 30 डेज तो फिर मैं डायरेक्टली, फिर जब कैब करके मार्बर्ग आया, तो फ्रैंकफर्ट से मार्बर्ग ज्यादा आपको पता है 1 घंटे का रास्ता है। ओके। फिर आने के बाद फिर अपना वही नेक्स्ट डे, संडे था जब मैं आया, नेक्स्ट डे से ऑफिस था। ऑफिस मतलब क्लाइंट साइड। आप सैटरडे आए, संडे आए? मैं संडे आया था। संडे को लैंड हुए या? संडे को ही लैंड हो गया था। अच्छा, क्योंकि संडे के बारे में भी आप बता सकते हो कि संडे, जर्मनी का संडे के बारे में बहुत ये एग्जैक्टली। सो संडे एक्चुअली सॉरी मैं भूल गया था, सैटरडे रात में मैं आया। अच्छा, ओके, सैटरडे रात में आया, तो सब कुछ एक मतलब थोड़ा सा लाइवली इन्वायरमेंट था, क्योंकि उस टाइम पे क्रिसमस की मार्केट स्टार्ट। ओके, नवंबर के लास्ट वीक था, नवंबर लास्ट वीक। तो थोड़ा सा मतलब एनर्जेटिक एनवायरनमेंट था, और अच्छी वाइब्स थे, और लाइट्स एंड क्रिसमस लाइट एवरी फेयर और ये सब था, मतलब लाइटनिंग फेस्टिवल है। तो उतना मतलब कि लग रहा था चलो ठीक है, लोग दिखते हैं लोग, मतलब सड़क पे, और अच्छा मतलब अच्छा एक एनवायरनमेंट था। फिर नेक्स्ट डे जब मैं सुबह सो के उठा, तो मुझे लगा चलो ठीक है, बाहर जाते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ खाएंगे, बाहर देखेंगे, शॉप्स देखेंगे। तो देखा सारी शॉप्स बंद। तो मैं मतलब थोड़ी दूर 1-2 किलोमीटर वॉक करते ऐसे गया, और वापस आया। तो फिर रिसेप्शन पे, होटल पे मैंने पूछा कि आज सारी शॉप्स बंद थे। बोले इट्स संडे। जर्मनी और संडे, आप कभी भी आओ जर्मनी तो प्लीज संडे प्लान मत करो। संडे को, हाँ, बस संडे को ये सोच के आओ, अगर आपको सोने का है तो आप बस संडे सोने के लिए आओ, बस। एग्जैक्टली। क्योंकि संडे इट्स लाइक रुएटाग, यहाँ पे, हाँ, रुएटाग बोलते हैं यहाँ पे, जिसका मतलब होता है काम डे। एंड यहाँ पे कोई एक्टिविटी नहीं होती, सब जैसे हम लोग इंडिया में मोस्टली वीकेंड्स पे ही ज्यादा शॉपिंग करते हैं, हाँ, या घूमने जाते हैं, या कई जगह पे जाते हैं। बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे वीकेंड्स में भी वो बंद होता है। एंड देन दे आर, उसका मैंने एक जर्मन को पूछा भी था कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि हमें छुट्टी है, तो हम लोग तो
Exactly. बाहर निकलेंगे, घूमेंगे, एंजॉय। जो शॉप्स खोल रहे हैं वो अपनी फैमिली टाइम कैसे तो उनका उसने वही मेरे को एक्सप्लेन किया कि द गाय हु इज वर्किंग इन ऑफिस सॉरी एनी शॉप, तो उसकी भी फैमिली है, तो दैट्स व्हाई सबको इक्वल टाइम मिलना चाहिए फैमिली के साथ, इसलिए वो रोटाक बोला जाता है। संडे एवरीथिंग इज क्लोज्ड। यस, तो जैसे आप यहाँ पे संडे आए, एक चैलेंज तो आपने बता दिया कि संडे वाला चैलेंज क्या था। हाँ। और विंटर वाला जो आपको क्या लगा कि मतलब यहाँ की ठंडी, ठंड में सब तो नेक्स्ट डे मंडे था मॉर्निंग, और एक्चुअली कोइंसिडेंटली उसी दिन स्नो पड़ गई थी, तो देख के तो बहुत अच्छा लग रहा था होटल के रूम के अंदर से कि अरे वाह, व्हाइट टीवी में भी अच्छा लगता है, वैसे ही अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट डे मॉर्निंग फिर मैं 8:30 साढ़े 8 बजे मैंने एक माइंडसेट बनाया था, चलो 9 बजे आप हम ऑफिस पहुंच जाएंगे 8:45। तो बस स्टॉप पे जब खड़ा हुआ, तो क्योंकि मेरी ऑलरेडी मैंने इवन शॉपिंग भी कर रखी थी विंटर्स के हिसाब से, बट आप इंडिया से जब शॉपिंग करके आते हो, क्लोथिंग्स का मतलब इंडिया की जो क्लोथिंग्स रहते हैं वो यहाँ पे फेल हो मतलब वर्क नहीं करते। तो मैं जब बस स्टॉप पे खड़ा था तो मेरे को हर जगह मतलब हर बॉडी पार्ट में ठंड लग रही थी ऐसा मतलब कि बाप रे। नहीं, वो मैं समझ सकता हूँ। फर्स्ट टाइम मेरे को रियलाइज हुआ कि आप शूज पहनने के बाद भी आपको पैर में ठंड लगती है। इंडिया में कभी नहीं होता था ये सब चीजें। इंडिया की ठंडी एंड जर्मनी की ठंडी इट्स कंप्लीटली डिफरेंट। और क्लोथ्स भी आई वुड से कि जर्मनी के ठंडी वाले क्लोथ्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है इंडिया से। एग्जैक्टली। तो वो तो विंटर का है था। मैं ऑफिस पहुंचा तो मुझे लगा था, और मैं फॉर्मल्स में था क्योंकि मैंने एक होता है ना, आप क्लाइंट साइड पे जाते हो, आप अभी एक प्रोफेशनल वे टक होके जाते हो, थोड़ा मतलब प्रोफेशनल कंसल्टिंग कंपनी को भी रिप्रेजेंट करते हो। करेक्ट है। तो वहां पे पहुंचा मैं, तो एक दो मेरे कलीग्स थे जो कॉग्निजेंट के ऑफिस से थे, बट वो दूसरे मतलब की लोकेशन के थे, बट ऑन साइट ही आए थे। वो भी साउथ इंडिया से थे वो। ओके। हाँ। तो वहां पे अपना सिक्योरिटी बाकी फॉर्मेलिटीज करके मैं गया। तो फिर फर्स्ट डे मुझे लगा कि शायद अच्छा ठीक है, कैसा है देखते हैं क्या है। तो मुझे लगा था कि शायद बहुत फॉर्मल बिहेवियर रहेगा, बट काफी कैजुअल अंदर एनवायरनमेंट था, एकदम नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि आप आ रहे हो तो सब आपसे पूछा रहे तुम, मतलब कि एक बहुत ही अच्छा लगा, मतलब जेस्चर नॉर्मल, दे ट्रीट यू वेरी नॉर्मली। एग्जैक्टली। हमारे लिए ऐसा कि नई कंपनी, नए लोग, नए चीजें, बट वो एकदम नॉर्मल हो जाता है एंड तामझाम नहीं होता है बेसिकली वो एकदम। मुझे एक चीज बताओ यहाँ पे कि आपने जैसे बोला कि फॉर्मल्स पहन के गए थे, तो आपका जो जर्मन्स को देखने के बाद आई थिंक इट्स विंटर, सो मुझे पता नहीं क्या क्लोथिंग्स उन्होंने तब पहने थे, बट मेरे जो दिमाग में जब मैं 2019 में स्टार्ट किया था, आई वाज लाइक कि पूरा प्रॉपर फॉर्मल्स पहन के जाते हैं, सूट वूट एकदम मस्त। एंड देन क्योंकि नॉर्मली हमने वही देखा है कि थोड़ा फॉर्मल्स करके तो प्रॉपर जाते हैं। एंड देन बट मैंने जब जर्मन्स को देखा, दे वर लाइक नॉर्मल टी शर्ट एंड क्लोथिंग्स में इतना उनका ये नहीं होता है, मतलब दे डोंट देखा तो अंदर सब नॉर्मल अपना विंटर बूट्स, जीन्स और ऊपर टी शर्ट, स्वेटर, जो मतलब वो कहीं से भी ऑफिस क्लोथिंग नहीं लग रहा था, कुछ भी नहीं। और इवन मुझे सबसे ज्यादा सरप्राइज लगा कि जो मतलब जिसको मैं रिपोर्ट कर रहा था क्लाइंट साइड से, जो मेरा क्लाइंट मैनेजर था, उसने मेरे लिए चेयर लाके खुद खींच के दिया। तो मेरे को बड़ा वो लगा कि देखो यार, इंडिया में ये सब चीजें नहीं करते, बहुत इंडिया में अपने हायरार्की बहुत मेंटेन करते हैं। बराबर। और जब आपका रिपोर्टिंग मैनेजर आपको चेयर लाके दे रहा है, exactly. तो अंदर से ही थोड़ा ये होता है कि मतलब बहुत ही कंफर्टेबल बहुत ज्यादा फर्स्ट डे के लिए स्पेशली, मतलब वो बहुत अच्छा जेस्चर था उसकी तरफ से। तो और फिर अपना ये नॉर्मल इंट्रोडक्शन हुआ, और फिर तब 9 बज रहे थे सुबह के। ओके। तो बाकी उस दिन का मेरा एजेंडा ये था कि बाकी जो क्लाइंट डिपार्टमेंट्स के लोग थे तो उनसे मिलने का है, जिनको मतलब जान पहचान कर रहे हैं कि हाँ ये मेरी टीम का नया बंदा है। ओके, सबसे घुल मिल के। उसके बाद फिर अचानक से मेरा जो क्लाइंट मैनेजर था वो 11:30 हुआ, देखा मैं कि सब लोग अपने छोटे छोटे ब्लॉक्स थे रूम में, एक रूम में 2 लोग हैं, ऐसा था। नॉट लाइक इंडिया में जैसे मेरी आदत तो बड़े क्यूबिकल्स, आप खड़े हो जाओ तो फिर दूर तक नजर पूरा सब दिखता है, पूरा ऑफिस। यहाँ पे छोटे छोटे रूम्स थे, एक रूम में 2 लोग मैक्स। ओके। बट मेरे लिए कोई अलग रूम नहीं था, तो मैं थर्ड पर्सन एडजस्ट कर गया। तो देख रहा हूँ सब रूम से लोग इकट्ठा निकल के आ गए और इकट्ठा हो गए बाहर ऐसे गैलरी में। ओके। मुझे 11:30 बज रहा है, क्या हो रहा होगा। तो सबने देखा, जैकेट वैकेट चढ़ा, बोले लेट्स गो फॉर लंच। 11:30 बजे, भाई अभी तो चालू किया है, 9 बजे आया मैं, और 11:30 बजे लंच कौन करता है। यहाँ पे थोड़ा अलग है अपने इंडिया में, मतलब आई डोंट थिंक कि 1 बजे से पहले कोई भी लंच नहीं, 1 से 2 होता है नॉर्मली अपने यहाँ पे। एग्जैक्टली। तो अब ना तो भूख लगी और ना ही कुछ पता जो है कि यहाँ पे खाते क्या है, क्या करते हैं। तो कैंटीन था, तो हम 11:30 बजे गए, तो देखा वहां समझ ही ना आए कुछ। एक तो सारा सबसे बड़ी चैलेंज फिर लैंग्वेज का इशू, सब जर्मन में। मेरे पास
वही है ना, जैसे लोग आप प्लान करके आते हो मास्टर्स करने के लिए आए हो, या फिर आप पहले प्लान करो कि मुझे जॉब ढूंढनी है जर्मनी में, तो आप एटलीस्ट लैंग्वेज पे थोड़ा फोकस करो। मेरे पास एक्चुअली जिस दिन से मेरे को बताया गया ये प्रोजेक्ट है, और जब मेरा वीजा आया, जब मैं फ्लाई किया, तो 50 to 60 डेज ही थे टोटल। ओके ओके, मतलब विद इन 2 months मैं आ गया था, तो मेरे पास कुछ भी ऐसे प्रिपेयर करने का टाइम नहीं था। तो वो आपको लगा मतलब कि ये करना चाहिए ये बिल्कुल, तो उसके बिना तो यहाँ लाइफ बहुत ही मिजरेबल है, German language। स्पेशली एग्जैक्टली। मतलब फर्स्ट ईयर में तो आपको, अगर आप सीरियसली मेंटली स्ट्रांग नहीं हो और विदाउट लैंग्वेज हो, तो ऐसा लगेगा कि खत्म है, खत्म ही है। और हमने कितने लाइव एग्जांपल्स देखे। करेक्ट, यहाँ पे लोग वापस भी गए, नाम नहीं लूंगा, बड़े बड़े लोग वापस गए, मतलब कि नॉट की यंगस्टर्स, मतलब ना मतलब अच्छे खासे जॉब प्रोफेशनल्स जो एक्सपीरियंस लेवल है वो भी आते हैं, लेकिन नहीं जमा, या 15 दिन में लोग वापस गए, रिटर्न गए। और मेनली ये है कि अगर आपको पता है, जैसे मास्टर स्टूडेंट्स हो गए या जॉब प्रोफेशनल, इन केस आपको पता है कि आपका प्लान वो है, जैसे अपने वक्त, तो मेरे भी वक्त में जब आया तो मुझे नहीं पता था मैं जर्मनी कभी जाऊंगा या जैसा, बट अगर आपका प्लान रोड मैप ऑलरेडी रेडी है तो प्लीज फोकस ऑन जर्मन लैंग्वेज, बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट A2 लेवल तक मैं रेकमेंड करूंगा कि आप बिल्कुल सीख के ही आप कदम रखो, और फोकस ऑन स्पीकिंग एंड लिसनिंग बराबर, बिकॉज राइटिंग का तो पूछना है, ग्रामर का कोई नहीं पूछ रहा, ग्रामर ना राइटिंग भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन स्पीकिंग और लिसनिंग, सामने वाला बोल रहा है तो चलो आप समझ तो कुछ नहीं समझ रहे हो, 2 वर्ड तो समझ पा रहे हो कि वो क्या कह रहा है। करेक्ट, मतलब एटलीस्ट आपका वर्ब जो होता है एंड में आता है, तो आपको अगर वर्ब भी समझ गया ना कि ये क्या बोलना का कोशिश कर, तो आप, और वो लोग काफी अच्छे से आपको ये भी करते हैं, वेलकम करते हैं जब आप ट्राई करते हो। बिल्कुल, वो बहुत इनकरेज करते हैं इस चीज को। अगर आप ट्राई कर रहे हो और उनको सामने से दिख रहा है कि आप फॉरेनर हो, तो बहुत वो अप्रिशिएट करते हैं कि आप उनकी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट कर रहे हो, और प्लस आप ट्राई कर रहे हो। करेक्ट, आप नए देश में आ रहे हो फिर भी उनकी लैंग्वेज में बोल रहे हो, तो उनके लिए दिस इज लाइक अच्छा, तो हम लोग भी इनको हेल्प करेंगे। क्योंकि मेरे साथ एक हुआ था कि मैं मतलब जब मैं मेरी नया हाउस रेंट पे कर रहा था, तो मेरी जो लैंड लेडी थी, शी वाज लाइक, जब मैं गया उसके पास, उसको मैंने पूछा कि उतना तो मुझे आता था, केनन जी बेटा इंग्लिश प्रेजेंट, इट्स लाइक कैन यू स्पीक इन इंग्लिश, ये सबसे पहला सेंटेंस होता है। हाँ, तो मैं उसको पूछा, तो शी वाज लाइक नो, तो मतलब नो उसने बोला, उसने ना नहीं बोला उसने, दैट मीन्स उसको पता था कि मैं क्या पूछ रहा हूँ या क्या। सो शी वाज लाइक कि उसको इंग्लिश आता है बट नहीं बोल, मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है ये, मेरा एक्चुअली वॉलेट खो गया था, तो यहाँ पे जैसे वॉलेट मतलब कुछ भी खोने के लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना पड़ता है, तो मैं रिपोर्ट कराने के लिए गया, और मुझे आई गेस 2 या 3 महीने ही हुए थे, तो जर्मन नहीं अच्छी थी, और एटलीस्ट आप जब आप नर्वस रहते हो तो आप नहीं बोलते हो, तो और भी मुश्किल होता है, जर्मन निकलती नहीं। पुलिस ऑफिसर से पूछा कैन यू स्पीक इंग्लिश, उसने सीधा और इंग्लिश में मुझे रिस्पॉन्स किया, नो आई डोंट स्पीक इंग्लिश, सो go to lost and found bureau and then check there. See, he said in English, but उसने इससे पहले ये बोला I don't speak English. तो मतलब ये आप क्लियर इंडिकेशन समझ सकते हो, मेरे को आती है, but you have to respect our language and our culture. और I would like to correct one point here कि this is not racist. हाँ, ये racism नहीं है, ये racist behavior नहीं है, because मेरे साथ ये हुआ है, लोग अगर आप ट्राई भी करोगे ना तो वो बात करते हैं, ऐसा नहीं कि आपको बोल देंगे कि नहीं मैं नहीं बात करूंगा, and they are not rude, they are rude, but they are rude for good thing, I would say. They are rude in हम इंडियंस, अगर कोई बोलेगा पहली बार तो उनको रूड लगेगा, but they are हमारा महाराष्ट्र में ले लो ना आप, अगर महाराष्ट्र में हम लोग बोलते हैं कि मराठी में आप बात करो, because you live in Maharashtra, so it is common expectations, हमारा भी normal expectations है, आपके यहाँ पे भी। मुझे यही चीज एक्चुअली, ये चीज से मैं रिलेट कर पाया, क्योंकि मैं नॉर्थ इंडियन था, तो मैं जब पुणे आया तो शुरू में मेरे को थोड़ा सा लगा कि हाँ सीखना चाहिए मराठी, एटलीस्ट आप कन्वर्सेशनल सीख सकते, छोटे चीजें जो इंपॉर्टेंट है, हाँ, मतलब ज्यादा चाय दे या जो भी है, मतलब नॉर्मल आप 4 साल रह रहे हो तो थोड़ा बहुत बात करना सीखे। तो मुझे लगा जब मैं वहां सीख रहा हूँ तो यहाँ भी तो सीख सकता है। सेम मेरा वही थॉट था कि हम लोग जब दूसरों से बात करते, अभी मैं भी आपसे हिंदी में बात कर रहा हूँ, मेरी हिंदी इतनी अच्छी नहीं है, बट अगर मुझे पता है जब मैं यूपी जा रहा हूँ तो आई हैव टू स्पीक इन हिंदी, वहां पे कोई मराठी में बात नहीं करेगा। सही बात है। और अगर मेरे को वहां पे जॉब मिल रहा है, तो जैसे जर्मनी में मुझे जॉब दे रहे हैं ना, तो मुझे यहाँ पे रहना है, सबको पता है, तो मेरे को जर्मन सीखने में प्रॉब्लम क्या है? एग्जैक्टली, वो ये नहीं बोलते कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है, करेक्ट, एंड वो ये नहीं बोलते कि आप एकदम परफेक्ट बोलो, जैसे डॉट एकदम मतलब C2 लेवल C1 लेवल आपको आना ही चाहिए, वैसा नहीं बोलते, वो बोलते कि आप जस्ट ट्राई करो एंड देन वी विल हेल्प यू। करेक्ट। सो ये एक अच्छी पॉइंट मुझे लगा, एंड मैंने इसीलिए ये क्लियर किया, क्योंकि ये रेसिज्म में नहीं आता। दिस इज अ गुड पॉइंट फ्रॉम एवरी जर्मन दैट दे हेल्प यू टू इंप्रूव योर जर्मन स्किल्स। सो और जर्मन ऐसी कोई छोटी मोटी लैंग्वेज तो है नहीं, इट्स लाइक थोड़ा बड़ा, ये लोगों को पता तो जो शायद नहीं है, यूएस में वोटिंग के टाइम पे सिर्फ 1 वोट से हारी थी, नहीं था जो यूएस की जो ऑफिशियल लैंग्वेज थी वो जर्मन होती, और यूएस की ऑफिशियल लैंग्वेज अगर जर्मन होती तो फिर समझ सकते हैं तो क्या होता है, बात करना ही पड़ता है। बट वही है ना, अगर आप जैसे अपने को तो अभी मतलब 6 years ऑलमोस्ट रनिंग है, अगर हम लोग जब स्टार्ट किए थे एंड आज हम लोग जहाँ पे, तो वी कैन स्पीक गुड जर्मन राइट नाउ, एंड आई मीन
नॉट इवन परफेक्ट, बट एटलीस्ट हमारा कम्युनिकेशन हो जाता है, वर्किंग प्रोफिशिएंसी बोल सकते हो। बिल्कुल। बाहर जाते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं आता, कोई झगड़ा कर रहा है तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है हमको, मतलब ठीक है, क्योंकि हाँ। झगड़े वाले जर्मन हमको नहीं आते, बट वी अंडरस्टैंड क्वाइट वेल एंड सर्वाइवल अच्छा हो जाता है और लाइफ भी इजी हो जाती है। एग्जैक्टली, बहुत इजी हो जाता है डे टू डे लाइफ। यस, तो आपने जो मुझे बोला कि आपको ये चैलेंजेस आए, ओवरऑल अपना पॉइंट वही था, तो आपको इंडियन कंपनी ने तब कुछ हेल्प किया ताकि ये मेरे जो जो प्रॉब्लम्स है, जैसे अकोमोडेशन हो गया, लैंग्वेज हो गया, फिर विंटर का तो वो कुछ नहीं कर सकते, बट मतलब ओवरऑल आपकी जो जो तो हाँ, अच्छा क्वेश्चन है ये कि तो कंपनी के हमारे में पॉलिसी थे कि आप अगर कोई भी लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन करते हो तो आपको 100% वो रिफंड करके देंगे उसका जो फीस है। फीस ओके। और मुझे लैंग्वेज की जो नीड थी जो बोलते हैं ना, वो तुरंत ही रियलाइज होने लगी विद इन नेक्स्ट डे, मतलब जब लैंड करते हो तभी से रियलाइज होने लगती है आपको उस टाइम पे। सिर्फ एयरपोर्ट में आपको इंग्लिश दिखेगा, बाकी तो ट्रेन स्टेशन पे भी नहीं दिखेगा आपको, ट्रेन स्टेशन नहीं दिखेगा। बराबर। तो मैंने फिर लैंग्वेज कोर्स ज्वाइन किया विद इन नेक्स्ट मंथ। आप पता होगा फोक्सोहोchschule, आई थिंक अपन साथ में थे, हम लोग स्टार्टिंग के बैच में थे एकदम, प्री कोविड आई रिमेंबर, अपन A2 के लिए या कुछ थे, A2.1 और समथिंग, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, बट तब थे। तो ये अच्छी पॉइंट है कि आपके कॉग्निजेंट ने उस चीज और मैं फिर ऑफिस खत्म करके डायरेक्ट जो है फिर मैं बस से अपनी क्लासेस जाता था, और हमारी क्लासेस होती थी वीक में 3 डेज के लिए। ओके, तो एटलीस्ट वो मैंने अच्छा काम कंपनी ने, और कंपनी ने आपको उसमें हेल्प किया। और आपका जो लोकल यहाँ का ट्रैवलिंग था, जो ट्रेन्स हो गया, बसेस हो गया, टू क्लाइंट लोकेशन और ये सब, तो वो भी कंपनी की तरफ से ही आपको मिलता होगा? हाँ, वो आपका जो आप डेली जो ऑफिस के लिए कम्यूट करते हो तो एक फिक्स्ड अमाउंट होता था। ओके, तो वो कंपनी हमें एक्स्ट्रा ऐड करके देती थी। फॉर एग्जांपल उस टाइम पे मुझे याद है कि जब था तो 25 यूरोस पर डे, पर मंथ का जो है, पर मंथ। अच्छा, ओके, ऐसा था कि वो जॉब टिकट जिसको बोलते हैं। हाँ, ओके, राइट, अभी 14 यूरो कुछ तो है एग्जैक्टली, तो वो कंपनी की तरफ से आता था, कंपनी की तरफ से मिलता था। अच्छा, उसके वजह से आपका एक तो काम इजी होता है कि आपका ट्रैवलिंग ऑन साइट जाने के लिए इजी हो जाता है। ये अच्छा मतलब पॉइंट है कंपनी की तरफ से। बाकी आपका जो अकोमोडेशन आपने बोला कि 1 महीना कंपनी ने दिया था, हाँ, तो मुझे उसके ऊपर थोड़ा प्लीज बताइए, क्योंकि सबसे डेंजरस आफ्टर जर्मन लैंग्वेज अगर कोई पॉइंट है जर्मनी में, वो है घर ढूंढना। तो यहाँ पे अकोमोडेशन और एग्जैक्टली एज आई सेड कि मेरे पास कुछ भी आइडिया नहीं था यहाँ पे कि क्या यहाँ पे है, और ना ही कोई गाइड करने वाला था। बराबर, ना तो मेरे पास टाइम भी था उस टाइम पे कि ये सब चीजें मैं सर्च करूं। तो जब मैं आया तो मुझे लगा था कि यार 1 महीना तो काफी टाइम होता है कि घर ढूंढने। इंडिया में तो क्या आप आज जाओ 2 दिन बाद शिफ्ट हो जाओ। इंडिया में एजेंट भी तो होते हैं, एजेंट भी होते हैं, तो आज जाओ परसों शिफ्ट हो जाओ। तो मैंने वो जो कुछ ऐप्स होते हैं वो डाउनलोड किया विदिन, जब मैं एकोमोडेशन में था, तो देख रहा हूँ कि उसमें अवेलेबल फ्रॉम आफ्टर 2 मंथ्स 3 मंथ्स दिखा रहा है। मतलब वो ऐसे इमीडिएट कुछ नहीं है, 3 महीने पहले प्लानिंग कैसे कर लेते हैं, किसको पता भी नहीं होता। एग्जैक्टली, हमें तो ये भी नहीं पता कि पार्ट है जर्मन कल्चर का कि ये लोग बहुत एडवांस में प्लानिंग करते हैं। हमारा तो चाहे वेकेशन हो, हम लोग कल सुबह जाना है तो आज रात को बात करते, कल शादी 1 महीने में प्लान होगी पूरी, शादी खत्म कर लेते हैं हम लोग। यहाँ पे वैसा नहीं है। एग्जैक्टली, तो वो थोड़ा सा मुझे उसमें प्रॉब्लम हुई, बट लकी मैं ये था कि मैं एज ए बैचलर आया था, सिंगल था, तो मुझे ऐसा जरूरी नहीं था कि मुझे बड़ा घर चाहिए। मेरे लिए बस एक प्रायोरिटी थी कि ऑफिस के पास, जहां मैं ऑफिस जा रहा हूं, नियर बाय लोकेशन, तो उसके पास मिले या फिर डायरेक्ट बस कनेक्शन हो, जाने आने का टाइम बचना चाहिए उससे। हाँ, मैंने भी एक फिर एजेंट को क्या नाम है कांटेक्ट किया, तो वहां पे एक हॉस्टल जैसा था वो। अच्छा, अपना ईमेल फॉर बेरिंग्स तो कंपनी के पास में ही है, सीएसएल के पास में ही। तो उसने बोला ठीक है, हमारे पास है एक अपार्टमेंट अवेलेबल, स्टूडियो अपार्टमेंट अवेलेबल है, आप 1 जनवरी से आ सकते हो। ओके, तो मैंने कहा ठीक है बेस्ट। फिर एग्जैक्टली जैसे मैंने बोला कि मेरा नेचर है कि मैं बहुत ज्यादा चीजों में पिकी नहीं रहता हूँ, नहीं ऐसा नहीं तो वैसा। यहाँ पे एक्चुअली वैसा रह के फायदा भी नहीं है, यहाँ पे कर भी नहीं सकते, बिकॉज आपका जो इंडिया है वो काफी इजी है इन टर्म्स ऑफ कुछ चीजें, बिकॉज आपके लिए लोग है, आपके लिए एक्सप्लेनेशंस बहुत जल्दी मिल जाते हैं किसी चीज का, और आपको बहुत इजीली कुछ चीजें मिल जाएगी। यहाँ पे आपको वैसा नहीं है, आप पिकी रह ही नहीं सकते हो। सही बात है, और पिकी रहोगे तो नुकसान आपका ही है, बिकॉज फिर ढीठ रहना है तो फिर खामियाबी भी आपको भुगतना पड़ेगा यहाँ पे, क्या क्या चीजें हैं। तो थोड़ा आपको फ्लेक्सिबल रहना पड़ता है, मतलब इन शॉर्ट। एग्जैक्टली, फिर मैंने अपार्टमेंट देखा, फिर मैंने सीधा कंफर्म कर दिया, और उसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत वो दे ही देंगे। अब वो आपका जॉब कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं कि परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट है या कितने टाइम का कॉन्ट्रैक्ट है, और उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट होता है कि आप 1 साल से पहले छोड़ नहीं सकते हो। बराबर, आपने एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन किया तो उसमें जस्ट एक क्लियर करना चाहूंगा कि कुंडिगोंग एक ऑप्शन होता है, पॉइंट होता है। तो कुंडिगोंग यानी कि टर्मिनेशन, तो आप जब भी कॉन्ट्रैक्ट साइन करोगे कोई भी जर्मनी में, तो प्लीज ये पॉइंट देख लो, बिकॉज कुंडिगोंग बहुत मैटर करता है। जब आप छोड़ते हो तब आपको पता चलता है आपने साइन क्या किया है। एग्जैक्टली, एंड
बाकी जगह पे आप मैनिपुलेट कर सकते हो, जर्मनी में डॉक्यूमेंटेशन पे अगर आप साइन किया हो कर सकते हो। तो आप कुछ नहीं कर सकते, यू हैव टू फॉलो दिस, और उसका अगर फाइन होगा तो वो फाइन भरना पड़ता है, बाकी देयर इज नो अदर ऑप्शन। सो वो एक चीज थी कि कुंडीगुंग भी घर देखते वक्त देखो, ऐसा नहीं कि घर ले लिया मेरे को मिल गया बस खत्म। कुंडीगुंग प्लीज देखो, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे। एग्जैक्टली। सो यस, ये थे अपने चैलेंजेस। तो चैलेंजेस के बारे में आपने काफी अच्छे से हमको डिटेल एक्सप्लेन किया, थोड़ा लंबा है बट ये यहाँ पे है, ये आपको हाँ यहाँ पे फेस करना ही पड़ेगा। मुझे इसके बाद आपसे मैं पूछना चाहूंगा कि जो जर्मन कंपनी के लिए आप आए थे, या जैसे क्लाइंट लोकेशन, तो इंडिया का वर्क कल्चर आपको काफी अच्छे से पता है, एंड व्यूअर्स मेरे काफी सारे इंडियंस ही है तो उनको भी पता है। सो मुझे जानना है आपसे कि जर्मन वर्क कल्चर का आपको एक्सपीरियंस कैसा था जब आप ऑन साइट आए, एंड हाउ इट वाज डिफरेंट विथ द इंडियन कंपनी। सो आई डोंट वांट टू लेट यू, आप ऐसे मत बताओ मुझे कि इंडियन कंपनी में ये नहीं है ये नहीं है, बट आपको क्या क्या चीजें ऐड ऑन हुई या अच्छी लगी, या उसके ऊपर थोड़ा हम। सबसे जो फर्स्ट थिंग जो मैंने नोटिस किया है कि यहाँ पे जनरल कल्चर है, वो आपने भी नोटिस किया होगा कि ये लोग ऑफिस जल्दी स्टार्ट करते हैं। मतलब हमारे इंडिया में वर्किंग टाइम, हाँ, जैसे हम 9 को बहुत एक आइडियल टाइम मानते हैं इंडिया में, बट 9 या 10 मोस्टली यहाँ पे मतलब कितने सारे लोग आपने देखे होंगे कि जो सुबह 7 बजे और 6:30 बजे भी स्टार्ट करते हैं। तो ये मेरे लिए सबसे पहला एक नॉट शॉकिंग बट थोड़ा सरप्राइजिंग था। आई वुड से एक अपने को आदत नहीं होती हमारा माइंडसेट 9 के पहले हमारा यही नहीं चलता, मतलब माइंडसेट ही नहीं चलता। सो 7 बजे इट्स लाइक, तो धीरे धीरे जब मैंने नोटिस किया तो देखता था कि मैं जब ऑफिस जाता था इवन 8:30 बजे तब भी लोग काम करने बैठे हुए हैं मेरे क्लाइंट वाले। फिर मैंने पूछा कि टाइमिंग क्या है, तो कोई बता रहा कि मैं 7:30 बजे आ जाता हूँ, कोई बोल रहा है 8, मतलब 8 से लेट कोई नहीं आता। ओके, 8 इज लास्ट टाइम। एग्जैक्टली। उसके बाद अगर आप आओगे ऑफिस में तो आपके पास ऐसे थोड़ा, फिर मुझे समझ में आया कि आप 11:30 बजे लंच के लिए क्यों जाते हैं, आप जल्दी स्टार्ट करो तो जल्दी। तो ये मेरे को डिफरेंस लगा कि वो काफी मतलब। और आपको एक चीज मुझे पूछना है कि जैसे मेरे साथ हुआ है, आपको गिल्ट हुआ था, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट 2-3 months आई डिडंट आस्क एनी जर्मन कि टाइम क्या है, आपको ये गिल्ट हुआ था कि जब आपको पता चला कि मैं 8:30 स्टार्ट करता था इन द बिगिनिंग, और मुझे किसी ने बोला भी नहीं, बिकॉज यहाँ पे कोई टोकता नहीं है कि आपका स्टार्ट टाइम आप लेट आ रहे हो, ये कोई नहीं बोलता बिकॉज फ्लेक्सिबल है। तो आपको ये गिल्ट लगा था कि जब आप भले ही आप क्लाइंट लोकेशन पे थे, लेकिन आपको ये गिल्ट था कि हम लोग तो यार बहुत लेट चालू करते हैं, एंड देन भले ही हम लोग 8 घंटा खत्म करते हैं, ऑब्वियसली वी ट्राई टू मेंटेन दैट डिसिप्लिन, बट स्टार्टिंग टाइम मैं वही एग्जैक्टली। तो मैं क्या करता था कि जैसे मैं 9 बजे आता था शुरुआत में, तो मैं कोशिश करता था कि 9 बजे आ रहे तो एटलीस्ट हमको जो ऑफिशियल आवर्स होते हैं 8 आवर्स 9 आवर्स जो भी है, तो वो फिनिश करके जा रहा था। बट मैं देखता था कि लोग यहाँ 4 बजे 4:30 बजे सब ऑफिस निकल रहे हैं अपना, कोई अपना बाइक उठाया और कोई अपना मतलब साइकिल से आया अपना निकल गया, कोई कार से अपना। तो फिर मेरे को, और मुझे भी बोलते थे जाने के लिए, और ऑफ कोर्स वो क्लाइंट मैनेजर है तो हम ठीक है, हम बोल सकते चलो एक दिन बोल दिया आपने कि हमारे पास काम ज्यादा है तो, बट ये लोग उस चीज को भी बहुत वो मानते हैं। करेक्ट। और मैं इन लोगों को बताना चाहूंगा मतलब आपके थ्रू कि यहाँ पे इसको आपकी एफिशिएंसी की तरह देखते हैं। यस एग्जैक्टली, इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। इंडिया में आप जैसे ज्यादा काम करते हो तो आपकी थोड़ा सा वो रहता है ना, बॉस को दिखाना है, बॉस के लिए गुड बुक्स रहते हो, बट यहाँ पे आप बैड बुक्स में आ जाओगे। करेक्ट एग्जैक्टली अपोजिट है ये चीज। अगर आपका काम 8 घंटे में खत्म नहीं हो रहा तो दैट इज इक्वल टू यू आर नॉट एफिशिएंट टू फिनिश योर टास्क, एंड आप प्लान नहीं कर रहे हो प्रॉपर, तो वो लोग आपको गलत इससे भी लेते हैं इस चीज के ऊपर। सो अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं 10 घंटा करूंगा और मुझे और मैं ऑफिस में लेट रुक रहा हूं तो मुझे कल को मैनेजर मेरा बोलेगा उल्टा दंडा मिलता है कि जर्मन लोगों को नहीं पसंद है आप ज्यादा बैठो ऑफिस में, जैसे कि भाई तू तेरा काम टाइम पे खत्म, और वो मुंह पे बोलते सीधा मेरे मैनेजर, इफ यू कैन नॉट फिनिश दैट वर्क इन योर 8 आवर्स ऑफ वर्क और 7 आवर्स देन यू आर नॉट स्मार्ट इनफ। यस, सो तू मतलब तेरा काम मैनेज नहीं कर पा रहा बेसिकली, वो हो जाता है, एंड यू आर नॉट एफिशिएंट इनफ टू हैंडल दिस स्टफ। तो वो एक मुझे भी हुआ था। हाँ, तो ये डिफरेंसेस लगे मेरे को, और मुझे उस थिंकिंग वो बहुत अच्छी थिंकिंग लगी। इससे आप एटलीस्ट आप टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। बराबर। तो एटलीस्ट अब ये नहीं कि आप ऑफिस में ठीक है आपको सिर्फ 9 घंटे काटने, अरे हमारे पास तो टाइम है नहीं। तो धीरे धीरे फिर मैंने धीरे धीरे अडॉप्ट करना शुरू किया, क्योंकि मेरे को बार बार टोकने लगे। जब 5 के बाद अगर मैं रुकता था तो सीधे बोलते थे 5 के बाद नहीं रुकना। यस, ओवर टाइम नहीं। हाँ, ओवर टाइम है ही बिल्कुल ही नहीं, एकदम तुम्हारा काम हो उससे मुझे आई डोंट केयर अबाउट व्हाट यू हैव डन। उनको भी ये होता है ना कि 8 आवर्स अगर आपका दिया गया है तो आप उसमें टाइम
फ्रेम में खत्म करो। इसमें वही है, फिर एक जर्मन ब्यूरोक्रेसी आ जाती है, तो उनके ऊपर से अगर आप ज्यादा रोक रहे हो और वो ओवर टाइम नहीं पे किया तो उनके ऊपर भी लीगल एक्शन। बराबर, मतलब वो एक्ट इसके अंदर भी आता है ना कि वर्कजाम्ट या आर्बाइटजाम्ट, उनके ऊपर वॉच होता है कि ये आप वॉच, ये बंदा इतने देर क्यों काम कर रहा है। एग्जैक्टली। सो ये एक अच्छा था। और ये रैंडम ऑडिट्स होते हैं, हाँ, रैंडम, वो तो कभी भी कोई भी पकड़ा जा सकता है। ये एक्चुअली ये लोग फॉलो ही करते हैं उस चीज के बारे में, करते हैं। और एक चीज जो आपको ये नोटिस हुई कि नहीं, कि जैसे हमारे यहाँ पे चाय सुट्टा ब्रेक जो होता है वो काफी ज्यादा होते हैं, यहाँ बिल्कुल नहीं होता। मतलब ये चीज मैंने बहुत यहाँ पे दे स्मोक और दे ड्रिंक कॉफी, बट मैंने नहीं देखा कि ये लोग टाइम पास करते हैं। नहीं। और सबसे बड़ी बात, लंच के लिए सब लोग साथ में जाएंगे, ये बात है। बट ऐसा नहीं है कि अगर आप कॉफी ब्रेक ले रहे हो तो आप सबके साथ, आप चुपचाप उठोगे, बस किचन में गए, ऑफिस के किचन में, और अपने कॉफी लिया, आके डेस्क पे बैठ गए। आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं, आप ये नहीं जाके वहां पे गॉसिप कर रहे हो, कुछ नहीं। ये सब यहाँ पे ये लोग गॉसिप करते ही नहीं है। ये लोग सिर्फ, मेरा मैक्सिमम आई हैव सीन, वो लोग बात करेंगे वेदर के बारे में, नया कुछ कार या फिर कुछ लॉन्च हो रहा है तो उसके बारे में, एंड वर्क के बारे में। वेदर, कार और वर्क, तीन इनका हॉट टॉपिक रहता है। और जो मैंने 6 साल में देखा है, इवन अगर मैं, मतलब मेरे काफी कलीग्स आगे चल के मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी बने, मैं उनसे बाहर भी मिलता था, तो जनरली जो 70% जो टॉपिक रहते थे, वेदर, कार्स और वर्क, बस। उनका मैंने ना कभी उनके मुंह से ये भी नहीं सुना कि अभी इंडिया में हम लोग पॉलिटिक्स के बारे में, आप कहीं से भी बिलोंग करते हो, कोई भी इंडियन हो, हम लोग यहाँ पे बात करते हैं यार इंडिया में क्या चल रहा है, क्या आपके स्टेट में क्या है, मेरे स्टेट। ये लोग कुछ नहीं बात करते। They never talk about politics, they never talk about religion। और मुझे, हाँ, रिलीजन का वो डिस्कस ही नहीं करते, कभी नहीं। एक अच्छी बात उनकी है कि वो कल्चर के बारे में पूछते हैं, इंडियंस, बिकॉज दे लव आवर कल्चर, दे डाइवर्सिटी हमारी जो है इंडिया की, उनको पसंद आता है, तो उनके बारे में पूछते हैं कि जैसे, मतलब मेरा वाइफ के साथ उन्होंने फोटो देखे थे, तो साड़ी, मेरे डेस्क पे एक्चुअली फोटो है, तो वो पूछ रहे थे कि साड़ी कैसा फॉर्म होता है, एंड देन बिकॉज ये नए चीजें, शादी में आए थे मेरे वही कलीग्स जो है, तो वही, मतलब ये आपका वो वाली चीजें पूछते हैं। बट मैंने ये नहीं देखा इनको कभी बात करते हुए कि फालतू कुछ, तो मतलब टाइम पास करो, ये करो, वो सब। तो ये भी है चीज की, बिल्कुल टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करते, एकदम ऑप्टिमाइज रहते हैं अपना। और वो 40 मिनट का अगर इनका लंच ब्रेक है, वो 40 मिनट पूरा लेंगे 40 मिनट, लेकिन 40 मिनट में खत्म भी करेंगे, 39 मिनट्स में आ जाएंगे डेस्क पे, 40 मिनट में। फिर आप वो, अरे रुको यार, चलते हैं, ना, ये सब कुछ टाइम पास नहीं चलता है। और सबसे मेजर पॉइंट, मोबाइल। मैंने इनको कभी फैमिली के साथ बात करते हुए नहीं देखा, या जैसे दोस्तों के साथ बात करते हुए मैंने कभी नहीं देखा ये सब चीजें। एंड एग्जैगरेट नहीं कर रहे हम लोग, बट मैं जर्मन लोग रियलिटी है, बहुत अच्छे से बैठा हूँ, सब पता है मुझे कि साथ में ही बैठते हैं। अभी तो नहीं करते यार वो, मतलब। और मैं लोगों को बताऊं, इंडिया में अभी मुझे नहीं लगता कोई भी इंसान ऐसा होगा जो वो वाले मोबाइल कवर यूज करते, जो पहले पाउच वाले मोबाइल कवर यहाँ पे अभी भी लोग यूज करते हैं, और या वो फ्लैप वाले जिससे स्क्रीन ढकी रहे, किसी को भी, मतलब बहुत ही वही ना, वो रेयर वाले। अभी हमारे यहाँ पे बोलते हैं कि पापा लोग पाउच वाले या फिर वो फ्लैप, बड़े लोग, मतलब कभी किसी को फोन पे बात करते हुए नहीं सुना यहाँ पे कि ऑफिस के टाइम पे। तो ये लोग, मतलब जो है ना इनका कि एफिशिएंसी, वाई जर्मन सर, ये एक अच्छी पॉइंट, जर्मन एफिशिएंसी इसमें आती है, क्योंकि वो लोग टाइम पास नहीं करते इन चीजों पे, नो डिस्ट्रैक्शन एट वर्क, और ये कुछ भी नहीं, मतलब इस तरह। तो ये था, आई मीन, ये काफी अच्छे से आपने आपके जॉब के जो डिफरेंसेस है इंडिया के और जर्मन क्लाइंट के बारे में, वो हमको एक गो थ्रू करवाया उसके ऊपर। अब मुझे थोड़ा आगे चल के आपको पूछना है कि जैसे, मतलब द मेन फोकस ऑफ दिस पॉइंट, दिस वीडियो वाज आल्सो बिकॉज आपके जो जर्नी थी, तो आप साइट पे आए थे, ऑन साइट, तो आप मुझे थोड़ा उसके बारे में बताओ कि ऑन साइट आने के बाद आपको नहीं लगा कि यहाँ पे जर्मनी में जॉब ढूंढना चाहिए, एंड उसके बारे में थोड़ा सा, मतलब। बिल्कुल। तो शुरू का जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था, मतलब जो प्रोजेक्ट था मेरा, 1 साल के लिए था, तो मेरा काम मतलब अच्छा था, ठीक था, तो मेरा 1 साल और एक्सटेंड हो गया, तो बट मैक्सिमम आईसीटी वीजा में जो होता है वो आप 3 इयर्स तक ही रह सकते हो, उससे ज्यादा आप एक दिन भी नहीं रुक सकते। आपको या तो फिर जो है इंडिया आ जाना पड़ेगा 6 मंथ्स के लिए, कूलिंग टाइम के लिए। तो ये चीज मेरे दिमाग में थी कि चलो 1 साल हो गया। पहले तो मैं सिर्फ 1 साल की सोच रहा था कि पता नहीं सर्वाइव कर पाऊं कि नहीं कर पाऊं, तो 1 साल जब निकल गया अच्छे से, तो मुझे लगा चलो ठीक है, नेक्स्ट ईयर देखते हैं। फिर 2 साल जब हो गया मेरे कंप्लीट, तो मुझे लगा कि यार ठीक है, मेरे को वहाँ का एनवायरनमेंट अच्छे लगने लगा, और लोग अच्छे लगने लगे, और यूज्ड टू हो गया। एग्जैक्टली, मैं यूज्ड टू हो गया यहाँ की कल्चर पे, बोल सकते हैं, और मतलब अच्छा लगने लगा मुझे। तो मैंने फिर सोचा कि चलो ठीक है यार, अब मेरे पास लिमिटेड टाइम है, 1 साल का, ट्राई मार के देख सकते, क्यों ना बाहर ट्राई कर सकते। और सडनली उसी टाइम पे कोरोना आ गया, 20 जनवरी से स्टार्ट हो गया था। तो स्टार्ट हुआ, फिर मैंने देखना स्टार्ट किया, और फिर
यही अपने कॉमन जो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, और लोगों को शायद नहीं पता इसके हो। ऊपर मैं आऊंगा कि जैसे आपने ये डिसाइड तो कर लिया, तो आपके जो फैक्टर्स थे, बिकॉज यू हैव वर्कड हियर ऑन साइट, तो आपको ये था क्लियर कि वर्क कल्चर काफी अच्छा है, यहाँ की बाकी जो चीजें थी, आप जर्मन्स को जानने लग गए थे, सब चीजें, तो आपने फिर जर्मन कंपनी में जाने का डिसीजन लिया। बिल्कुल। सो इस डिसीजन लेते वक्त जो आपका जो प्रोसेस है, बिकॉज मोस्ट ऑफ द गाइज आर इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक, कि आपने पहले तो स्टार्ट कैसे किया प्रिपरेशन, कि जर्मन इंटरव्यूज के लिए आपने क्या क्या प्रिपरेशन किया, एंड वो कौन से प्लेटफॉर्म्स थे कि जिसपे आपको लगा कि ये ही प्लेटफॉर्म हमको हेल्प कर सकते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा बताओ, मतलब क्या क्या प्रिपरेशन आपने किया। एग्जैक्टली। सो जैसे एज एन इंडियन, हम लोग जो इंडियन आईटी में रहता है कि हमारे 3 राउंड के इंटरव्यूज होते हैं, टेक्निकल राउंड इंडिया में। यहाँ पे ऐसा कुछ ज्यादा कल्चर है नहीं इस चीजों का। आप क्या, क्योंकि पहली बात, यहाँ तो लोग खुद ऑनेस्ट है, आपको पता ही है, ऑनेस्टी पे बिलीव रखते हैं, तो अगर वो बोलते हैं कि अगर आपके रिज्यूमे में लिखा, तो वो बिलीव करते हैं कि ये ट्रू है। यस, ऑनेस्टी इज, अगर आपके कागज पे जो लिखा है वही, क्योंकि यहाँ डॉक्यूमेंटेशन की बहुत वैल्यू है। यस, तो अगर आपने लिख दिया कि फॉर एग्जांपल मैं AWS सर्टिफाइड हूं, तो वो बिलीव करेंगे कि आपने सच में सर्टिफिकेशन पढ़ के अच्छे से, उसी के हिसाब से आपको कॉल आएगी। अगर पहला कॉल आपको आ रहा है तो उसके बेसिस पे आ रहा है। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये थी, तो मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल पढ़ने लगा, मतलब कि रिवाइज करने लगा, जो भी मेरा था, जितना मैंने काम किया था उस 5-6 सालों में रिवाइज करने लगा, बट उससे कुछ फायदा हो नहीं रहा था ज्यादा। पहली बात तो। दूसरी बात, मेरे को ज्यादा प्लेटफॉर्म्स के पता नहीं था अपना। हम इंडिया में जैसे नौकरी, उस टाइम पे Naukri.com और Monster, हाँ, ये भी ऐसे हुआ करते थे, काफी सारे थे, चलते नहीं थे। यहाँ पे LinkedIn पहला था। LinkedIn तो सबसे एक ट्राइड एंड टेस्टेड था, तो LinkedIn से अप्लाई करता, बट कुछ कॉल्स नहीं आते थे, कुछ भी नहीं आता ज्यादा। फिर मुझे, मतलब मेरे कलीग्स के थ्रू, ECSL के ही कलीग्स के थ्रू पता लगा कि यहाँ पे एक जर्मन वर्जन ऑफ लिंक्डइन है जिसको बोलते हैं Zing.com। यस, लेकिन वो मोस्टली जर्मन में ही है। जर्मन में ही रहता है, और वो जर्मन कंपनी, जो एकदम ट्रेडिशनल जर्मन कंपनी है, वहां पे पोस्टिंग प्रेफर करते हैं, Zing को ही प्रेफर करते हैं। एग्जैक्टली। तो उस पे किया, फिर Glassdoor है, और बाकी भी जो स्टेपस्टोन है, Indeed है, यस, एग्जैक्टली। तो उन सब पे भी मैंने डालना शुरू किया, तो एटलीस्ट मेरे को हुआ कि रिस्पॉन्स आने लगे। करेक्ट, यस, मुझे कॉल या फिर रिप्लाईज आने लगे। फिर मैंने अपने रिज्यूमे में भी, उस समय ChatGPT तो होता नहीं था, तो रिज्यूमे में भी काफी मैंने स्ट्रक्चरल चेंजेस किए। आपने एक चीज में पूछना है इसमें कि रिज्यूमे जो आपने बनाया, CV, तो इसका फॉर्मेट आपने, क्योंकि मैंने जो बनाया था वो यूरोपास CV था मेरा, एंड यूरोपास CV इज मोस्टली एक्सेप्टेड इन ऑल जर्मन कंपनीज। सो आपका जो IT बैकग्राउंड है, इसलिए मैं पूछना चाहूंगा कि आपने CV कहाँ से बनाया था? या CV मैंने, मेरा जो क्लाइंट साइड में एक जर्मन कलीग था, तो मैंने उसे एज अ रेफरेंस लिया। तो ये लोग ओपनली हेल्प कर देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपके जर्मन फ्रेंड ने, जर्मन कलीग ने, जो यहाँ की इंटरनल कंपनी में, अच्छा, तो उसने मुझे शेयर किया, तो मैंने देखा कि वो सिर्फ उसका 1 पेज का CV था, और जबकि उसको अच्छा खासा एक्सपीरियंस था। उसने इतना ब्रीफ में और इतना, मतलब शॉर्ट एंड स्ट्रक्चर्ड वे में, और फिर मुझे नई चीज यहाँ पता लगी कि यहाँ पे फोटो भी लगाते हैं CV में। ये चीज ये हमारे यहाँ पे नहीं है, अपना कल्चर नहीं है। तो फिर मैंने उससे रेफरेंस लिया, फिर मैंने शॉर्ट किया, बट शॉर्ट करते करते फिर भी अपनी इंडियन वाली आदत है कि थोड़ा ज्यादा दिखाना है। 2 पेज का मेरा रिज्यूमे बना। फिर मैं अपलोड करता था, अप्लाई करता था पोर्टल्स के थ्रू। कॉल्स फिर भी नहीं आते थे, बट रिस्पॉन्स आता था कभी कि आपका ठीक है, आपका इम्प्रेसिव है, ये जो है आपका एक्सपीरियंस और ये जो भी है, बट एक बाकी जो नॉर्मल स्टैंडर्ड सेंटेंस है उनका, बट वी हैव फाइंड अनदर बेस्ट कैंडिडेट और सुटेबल कैंडिडेट फॉर दिस जॉब। तो ऐसा तो चला, 2-3 महीने ऐसे ही चला। तो मुझे लगा पता नहीं यार कैसे होगा, और डेली मैं, मतलब कि डेली आई गेस मैं 10 से 12 एप्लीकेशंस डेली डालते थे, क्योंकि या तो मैं वापस जाऊं, या तो मैं मतलब जब चांस लेना ही आपने डिसाइड किया है, तो आपको हाथ पे तो मारना ही है अभी। तो मतलब ये फिक्स हो गया था कि आपको करना ही है। बट एक चीज मुझे बताओ कि जैसे मैं भी ऐड कर सकता हूँ इसमें, क्योंकि CV का टॉपिक है। मेरा खुद का CV 5 पेज का था, बिकॉज वी 6-7 पेज का था। मैं बहुत प्राउड, क्योंकि आप जैसे अभी हमारा इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस 10, आपका 12 ऑलमोस्ट हो गए, तो आपके पास बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं। करेक्ट। व्हाट आई कैन सजेस्ट इज जर्मन लाइक टू नो योर प्रोजेक्ट नेम, एग्जैक्टली, एंड इन द इंटरव्यू दे विल आस्क यू व्हाट यू डिड इन दिस प्रोजेक्ट। दैट्स इट। आपको डालने की जरूरत नहीं है कि आपका सर्टिफिकेशन हुआ है, आपने ये प्रोजेक्ट में ये हाईलाइट पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स डालने की भी कैसे डाल सकते हो आप? यू आर इन दिस प्रोजेक्ट, यू आर एज अ पोजीशन इन दिस प्रोजेक्ट, समथिंग XYZ, और आपका टीम साइज डाल सकते हो, या आपने उस प्रोजेक्ट में कब से कब तक, बस 3 लाइन में आप खत्म कर सकते हो। इसीलिए इनके जो इंटरव्यू CVs होते हैं, ये सिंगल पेज के होते हैं। एग्जैक्टली। जर्मन्स को मैंने काफी, मेरे मैनेजर से ही ये क्वेश्चन पूछा है, हाउ डू यू प्रिफर अ CV टू बी? उसने
स्पेसिफिकली बोला था कि वी टेक अ इंटरव्यू टू नो द सीवी। सो एग्जैक्टली वो मतलब आपको जानना चाहते हैं और वो हाँ, इसीलिए तो इंटरव्यू होता है ना। आपने देखे होंगे 1-1 घंटे तक चलते हैं। करेक्ट कि वो आपसे आपके मुंह से जानना चाहते हैं। और इसीलिए आपका सीवी 1 पेज का या मैक्सिमम 2 पेज का रखो मैक्सिमम, जिससे क्या होता है कि आपको जो क्वेश्चंस वो इंटरव्यू में पूछेंगे, या तो आप एक चीज प्लीज ये इंश्योर करो कि ये लोग बहुत पर्टिकुलर होते हैं। अगर आपने एक प्रोजेक्ट डाला है तो आपने सच में वो प्रोजेक्ट में काम किया। एग्जैक्टली और वो पता लगा लेते हैं। वो ऐसा नहीं है, उनको समझ जाता है, उनको समझ जाता है कि हाँ ये फेक रहा है या क्या है। क्योंकि मेरा खुद का मैंने किया है, इंडियन कंपनीज यहाँ से वहां जाने के लिए ये प्रोजेक्ट डाल दो इसका, क्योंकि अगर आपका एक कलीग है साथ में वो भी उस प्रोजेक्ट पे काम करता है, आपको पता होता है कि ये प्रोजेक्ट में ये था, तो आप बता तो दोगे इंटरव्यू में। बट जर्मन इंटरव्यूज वैसे नहीं होते। सो ट्राई एंड बी स्पेसिफिक एंड प्लीज डोंट पुट एनीथिंग व्हिच यू हैव नॉट डन। एग्जैक्टली, क्योंकि वो थोड़ा प्रॉब्लम देगा। दूसरा हमारे मतलब आईटी प्रोफेशनल्स की एक आदत होती है कि हम टेक्निकल स्किल्स पे ज्यादा फोकस करते हैं, मेंशन करने का। बराबर, हाँ। और सेम मैं भी करता था कि मैंने फॉर एग्जांपल ये सर्टिफिकेशन किया है, ये किया है, ऐसा किया है, टेक्निकल टर्म्स में। क्लिक सेंस हो गया, क्लिक जो भी था मेरा उस टाइम पे टेक्नोलॉजी में जब मैं काम करता। बट यहाँ आके भी मुझे वो नोटिस हुआ कि ये डोमेन नॉलेज को ज्यादा फोकस करते हैं। स्पेशली मैंने आईटी में नोटिस किया। फॉर एग्जांपल कि तुमने, जैसे मैं लाइफ साइंस के क्लाइंट के लिए आया था, तो उन्होंने पूछा तुम्हारा लाइफ साइंस के डोमेन में क्या एक्सपीरियंस है। बराबर, बिल्कुल कुछ नहीं पूछा कि आपकी तुम्हारा एसएपी का नॉलेज कितना है, तुम्हारा क्लिकसेंस का कितना नॉलेज है। ये चीज भी मेरे लिए एक थोड़ा सा डिफरेंस था यार। ये तो टेक्निकल में इतना रिवाइज करके अगर कोई भी इंटरव्यू देता था कि टेक्निकल हम लोग तो इतना पढ़ाई करके आए और ये। और फिर बाद में मुझे समझ में आया कि वो आपके डोमेन नॉलेज और फंक्शनल नॉलेज के क्वेश्चन से वो आपको वो अंदाजा लगा लेते हैं कि आपने कितना टेक्निकल उसमें काम किया हो। बराबर, तो बेसिकली वही है, आप स्वीट एंड शॉर्ट रखो एंड टू द पॉइंट। इंटरव्यूज भी आपके जो होंगे उसके ऊपर हम लोग आते हैं, तो सीवी ट्राई करो कि एक या मैक्सिमम दो पेज से ऊपर नहीं जाने चाहिए, नहीं तो वो सीधा खोलेंगे ही नहीं। वो तो आपको आएगा ही नहीं। और एक चीज है, लिंक्डइन पे मुझे बहुत सारे लोगों ने ये पूछा कि इजी अप्लाई जो ऑप्शन होता है लिंक्डइन का, तो आपने वो ट्राई किया था? क्योंकि मेरे इजी अप्लाई पे मुझे इतना इजी अप्लाई पे ज्यादा आपको रिस्पांस नहीं आता है ना। आई गेस वो सिर्फ हिट्स के लिए होता होगा, जो भी उनका बैकग्राउंड एल्गोरिथम होता है। मेरे को भी ठीक खास, आई एम नॉट गिविंग यू एन ऑफिशियल स्टेटमेंट। जो अच्छी रेपुटेटेड कंपनी है, किसी में भी इजी अप्लाई नहीं देते वो जनरली उनके पोर्टल पे। एंड ये एक चीज है कि आपको अगर लगता होगा कि लिंक्डइन पे उनके प्रोफाइल पे जाओ एंड देन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करो, वो उनका पोर्टफोलियो पूरा बनाते हैं। बोरिंग प्रोसेस होता है वो, बोरिंग प्रोसेस है। बट बिलीव मी, आप ये करोगे तो देन योर चांसेस आर गेटिंग हायर, ये आपके चांसेस बढ़ते। एंड और एक क्वेश्चन मेरे को सीवी के बाद है कि कवर लेटर जो होता है, यहाँ पे कवर लेटर जो इंडिया में कहीं पे मैंने नहीं यूज किया, यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे। एंड वी आर लिटिल बिट कंफ्यूज इन दिस टर्म कि कवर लेटर में क्या डाले यार हमको। क्योंकि क्रिस्प रखना पड़ता है ना एकदम। कवर लेटर मतलब 1 पेज से एक्सीड बिल्कुल नहीं कर सकता है। तो कवर लेटर मतलब मुश्किल से उसमें 3 पैराग्राफ होने चाहिए। जो मेरा एक्सपीरियंस है कि पहला आप इंट्रोडक्शन दो कि आपका कितना 1-2 लाइन में कितने साल का एक्सपीरियंस, कुछ भी नहीं बताने की जरूरत है। हाँ, मतलब एक्सपीरियंस है। फिर सेकंड आप अपना विलिंगनेस शो करो कि हम आपके जो पोजीशन है उसमें हम इंटरेस्टेड है और हम उसमें बिल्कुल अप्लाई करना चाह रहे हैं और हम और कैसे फिट होते हैं उसमें, और कैसे उसमें फिट होते हैं। पैराग्राफ में आप फिर ये एक्सप्लेन करोगे कि हाउ आई फिट इन दैट पोजीशन। मतलब कि आपका प्रायर एक्सपीरियंस हो या आपने कुछ नया किया हो मतलब पिछले प्रोजेक्ट में, तो आप कैसे उसमें फिट हो रहे हो और हाउ। और मैं एक चीज मेंशन करना चाहूंगा, आप क्वांटिटेटिव रखो। फॉर एग्जांपल I consider myself like 70% good fit for this position. आप क्वांटिटेटिव रखो, मतलब आप 70% डिफाइन कर सकते हो खुद को, तो वो बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है उस चीज से। ये मत बोलो कि मैं 100% फिट हूँ, nobody fits 100%. Now you have ChatGPT to also write your cover letter, but I would say कि आप उसका एक फॉर्मेट रेडी रखो। एंड बिकॉज ये होता है ना कि जैसे आपने बोला कि मैं मल्टीपल कंपनीज 10-10, 12-12 कंपनी के इंडिविजुअल पोर्टल पे जाके सब करना, ये बड़ा लंबा प्रोसेस है। सो ट्राई टू बी, आपका सीवी कवर लेटर का एक फोल्डर ही बना लो एंड देन यू जस्ट हैव टू पुट देयर कंपनी का नाम चेंज कर लो, बस वही करो, तो वो इजी है। आई मीन ऐसा नहीं कि आपको हर एक कंपनी के लिए अलग अलग कवर लेटर बनाना पड़ता है। सिर्फ पोजीशन ये देख लो, ऐसा ना करो कि किसी और कंपनी का पोजीशन उठा, क्योंकि मैंने ये किया है, क्योंकि पीडीएफ बनाना पड़ता है एंड देन अपलोड करना पड़ता है, तो ह्यूमन एरर पे हम लोग पुरानी कंपनी का ही उधर डाल देते हैं, ये पोजीशन है, अरे वो तो फिर मेरे को कॉल करते कि ये तो पोजीशन ही नहीं है हमारे यहाँ पे। ऐसा ये भी होता है, सबके साथ होता है, इट्स नॉट लाइक अ बिग थिंग, बट ये अवॉइड करो। एंड उसके बाद आपने जैसे सीवी हो गया, कवर लेटर हो गया, फिर इंटरव्यू प्रिपरेशन जो आप कर रहे थे, तो इंटरव्यू प्रिपरेशन में आपको किसी का मतलब यहाँ पे पता था कि आपके जैसा कोई आया है ऑन साइट? उस चीज में किसी से कुछ ऐसा गाइडेंस नहीं मिला, और
मतलब मैंने पूछना की कोशिश भी नहीं की, मैंने कहा कि क्योंकि यहाँ सभी नए हैं जितने इंडियंस थे, हम लोग तभी फ्रेश ही थे सब लोग। हाँ, सब, तो मैं किसी से क्या ही पूछो, प्लस आईटी के ज्यादा यहाँ पे मतलब लोग थे नहीं, जैसे आप थे तो आप तो आपका ऑटोमेशन एरिया डिफरेंट था। तो मैंने कहा ठीक है, लेट्स कि आपको होता ना लेट्स डाइव इन, उसके बाद जो होगा आप या तो लर्न करोगे या तो जीतोगे, ऐसा है। तो मैंने 1-2 इंटरव्यूज जब अटेंड किए तो देखा कि उसमें किस तरह के क्वेश्चंस वो पूछ रहे हैं, वो एक्सपीरियंस पूछ रहे हैं, वो आपका डोमेन नॉलेज पूछ रहे हैं। और इवन मेरे बताने के बाद लोग अभी भी हल्के में लेंगे, डोमेन नॉलेज के बारे में बहुत फोकस रखते हैं किसी भी इंटरव्यूज में। आपने फॉर एग्जांपल बैंकिंग इंडस्ट्री में काम किया है, या फिर लाइफ साइंस में काम किया, या फिर कोई भी इंडस्ट्री हो, मैन्युफैक्चरिंग लॉजिस्टिक्स में हो, वो बहुत फोकस करते हैं किसी भी इंटरव्यू। करेक्ट। और वो लोग मोस्टली ट्राई क्या करते हैं, मैंने ये चीज मेरे भी इसमें देखा है कि अब जैसे मैं ऑटोमेशन में हूँ तो वो पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर के बारे में आपको कम पूछेंगे, बट आपका अप्रोच कैसा है, एक कोई प्रॉब्लम आता है तो उसके ऊपर सोल्यूशन आप कैसे ढूंढते हो, हैंडल दिस सिचुएशन, यस, टाइट सिचुएशन, जो टफ सिचुएशन होते हैं उनको आप कैसे हैंडल करते हो। बिकॉज प्रॉब्लम क्या होता है ना, इंडियंस का, मैं एक चीज ऑनेस्टली बताऊंगा, इंडियंस आर वेरी गुड इन टेक्निकल। हाँ, आप कोई भी काम दो कर तो लेंगे, बट प्रॉब्लम क्या है, इनका जो स्ट्रक्चर्ड वे है ना काम करने का, सो दे डोंट वांट टू ब्रीच दैट। तो मतलब क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि इनका एक प्रोसीजर है, एक प्रोसेस है, एसओपीज जो हर चीज के लिए बना रखे हैं इन्होंने। और ये लोग ना ऐसे किताबी लोग हैं, मतलब दे विल नॉट ट्राई एंड डू समथिंग। जैसे हम लोग, जैसे हमारे इसमें डाउनलोड होता है, एक पीएलसी डाउनलोड करके होता है, तो हम लोग इंडिया में 10-10, 20-20 बार चेंजेस करके डाउनलोड मार देते हैं और देख लेंगे क्या होता है। बट इफ यू हैव टू डाउनलोड हियर, यू हैव टू टॉक अबाउट an hour or 2 hours, आपका मीटिंग होता है, आपका प्रॉपर डिस्कशन होता है कि ये चेंज आपने जो करा है, बिकॉज ये डिस्कशन मुझे अभी समझ में आ रहा है ये डिस्कशन क्यों हो रहा है। मैं पहले इसको हल्के में लेता था कि ये डिस्कस क्यों कर रहे इतना, बट इनका क्या होता है ना, ये डिस्कस इसलिए करते हैं कि डाउनलोड होने के बाद दे डोंट वांट टू रिपीट दैट वर्क अगेन। तो इसीलिए काम करो तो पक्का करो, स्टार्टिंग में चेंजेस करो। इसी भाई देयर इज सम रीजन लाइक व्हाई मतलब जर्मन एफिशिएंसी इज फेमस, मतलब वो पहला टाइम लेंगे, बट अगर और एक चेंज या फिर एक एटीट्यूड बारे में मैं बताऊंगा चाहूंगा कि इंडिया का एटीट्यूड कैसा होता है, यस नो और देखता हूं। इनका टेम्परेरी एटीट्यूड नहीं होता, नहीं, इनका टेम्परेरी सॉल्यूशन के ऊपर बात ही नहीं करते, बिल्कुल बात नहीं करेंगे। 10 दिन लग रहा है, दे फिक्स इट एंड दे डोंट सी इट अगेन, बस ये है। और इंडियंस का कैसा है कि मैं खुद वैसे करता था कि डाल कर लेते, बिकॉज टाइम तो निकल जाएगा और फिर वो वापस काम करना पड़ता है। उसका रीजन है कि हमारे ऊपर मतलब इंडिया में प्रेशर इतना रहता है कि आपके पास डेडलाइन दे देते हैं, और इतना टाइम तो नहीं देते, इतना टाइम कोई नहीं देता। जर्मन्स गिव यू गुड टाइम एंड जर्मन्स ट्रस्ट यू। अगर आपको बोला है कि ये काम होगा कि नहीं होगा, आपको पूछते स्टार्टिंग में कि आप एक बार वो ट्रस्ट करते तो आप पे ट्रस्ट करेंगे, फिर उसको टेंशन नहीं है, मतलब स्टार्टिंग में थोड़ा टाइम जाता है। तो ये आपका जो आपने मतलब इंटरव्यू, और अभी मुझे बताओ कि जैसे डॉक्यूमेंट्स के बारे में तो काफी अच्छे से हमने इसमें देख लिया, सर्टिफिकेशंस आपको कुछ स्पेसिफिक करने पड़े इस बिटवीन टाइम में? मैंने किया, सर्टिफिकेशन किया था, तो मेरा बेसिकली बिजनेस इंटेलिजेंस एरिया डेटा एनालिटिक्स था। तो मैंने मेरा जो टूल था क्लिकसेंस, उसमें आर्किटेक्ट का सर्टिफिकेशन किया था, उसी टाइम पे किया था, साइड बाय साइड में कर रहा था। तो सर्टिफिकेशन मैंने किया था और जेन्युइनली वाला किया था, नॉट जस्ट कि पास करने के लिए, नहीं मतलब प्रॉपर। हाँ, तो वो सर्टिफिकेट, वो उसने भी काफी हेल्प की थी मेरे को उस चीज में। और फिर मुझे कॉल्स आते थे, और बट मुझे प्रॉब्लम एक ये आती थी कि मेरा जो वीजा था वो आईसीटी था। आईसीटी, ओके। और जनरली यहाँ पे आईसीटी वीजा पे कोई रहता तो उसको जो दूसरा नेक्स्ट वीजा रहता है, या आप बोल सकते हो रेसिडेंस परमिट, ब्लू कार्ड है, उसमें कन्वर्ट नहीं करते, ओके। बहुत ही इनको जस्टिफिकेशन देना पड़ता है, रीजनिंग देना पड़ता है, क्योंकि आप साइट पे आए हो, साइट और फिर आप डायरेक्ट जॉब ढूंढ रहे हो, तो दिस इज स्ट्रॉन्ग रीजन होना चाहिए कंपनी के पास कि हम एक आईसीटी वीजा होल्डर को जो एक कॉन्ट्रैक्ट डेपुटेशन पे आया हुआ है उसको क्यों ले रहे हैं। हाँ, उनको रीजनिंग देना पड़ता है, बिकॉज इट्स लाइक वेरी नॉट नॉर्मल फॉर देम कि आपने एक बंदा जो साइट पे आया उसको उठा लिया डायरेक्टली जॉब करने के लिए, तो ऐसा नहीं करते ये लोग। इंटरनल फॉर एग्जांपल आप जैसे आपने यहाँ से मास्टर्स किया, तब दूसरा सिनेरियो रहता है, हाँ, मास्टर्स इज डिफरेंट, जस्टिफिकेशन रहता है कि इसने यहाँ से मास्टर्स किया तो इसलिए यहाँ पे जॉब, एंड इसका जो एजुकेशन है वो हमारे जॉब के लिए फिट है। एग्जैक्टली। बट ऑन साइट जॉब के लिए आने के बाद डायरेक्ट आपका लक होगा तो लग भी सकता है, बट यू हैव टू बी दैट गुड इन योर जॉब कि कंपनी उसके लिए जस्टिफाई करे। मेरे पास एक कंपनी का ऑफर आया था और मेरा इंटरव्यू हो गया, सब कुछ हो गया उसमें, और वो एकदम मतलब कि वो जॉब एकदम फाइनल थी। बट जब एचआर ने पूछा कि तुम्हारा वीजा स्टेटस क्या है, तो फिर वो एकदम एक कदम पीछे चले गए। फिर उसने बोला कि वी हैड फ्यू केसेस इन पास्ट, तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम्स और जो इनका फॉरेन ऑफिस होता वहां पे, तो उन्होंने बोला कि तुम्हें शायद 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए इंडिया जाना पड़ेगा, उसके बाद फिर से आना पड़ेगा। तो मैं उस रिस्क नहीं ले सकता था, तो फिर मैंने मना कर दिया कि आई विल नॉट परसू
through this. So ओके, तो जब आपका इंटरव्यू हुआ तो इंटरव्यू एक तो पहले तो मुझे ये बताओ कि कितने राउंड का होता है यहाँ पे जर्मनी का स्पेसिफिकली, बिकॉज इंडिया का तो मोस्टली सबको पता है। जर्मनी में आपने कितने राउंड का इंटरव्यू दिया, कितने इंटरव्यूज दिए, एंड थोड़ा उसका मतलब कितना राउंड? मेन जो इंटरव्यू था मेरा 2 राउंड थे। पहला राउंड थोड़ा बड़ा था जो डायरेक्टर से हुआ था मेरा, तो उसमें उसने सब कुछ पूछा, नॉट जस्ट की प्रोफेशनल बट ऑल्सो पर्सनल, जैसे फॉर एग्जांपल कि वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन नेक्स्ट 5 years। ओके, और उसने क्लियरली पूछा नॉट जस्ट प्रोफेशनली बट ऑल्सो पर्सनली। हाँ, मतलब ओवरऑल उससे उनको माइंडसेट पता लगता है कि आपने लाइफ के बारे में ना कुछ प्लान करके रखा है कि बस आप बस आ रहे हो जॉब की, आपको जॉब चाहिए और यूरोपियन सैलरी चाहिए और घर ले जाओ बस। नहीं, आर यू अ फोकस्ड गाय और यू आर जस्ट टॉकिंग रबिश, और आपका कुछ फोकस नहीं है, आप ऐसे ही आ गए हो। तो उसमें डायरेक्टर जो था मेरा, और ये भी मेरे को बहुत बोलते ना, एक मेरे लिए एक वर्क कल्चर सरप्राइज था कि उस डायरेक्टर को भी टेक्निकल इतना एक्सपर्टीज था कि वो मेरे को चैलेंज कर सकता था, इतना एक्सपर्ट। जबकि इंडिया में अपने जो डायरेक्टर लेवल के होते हैं ज्यादा टेक्निकल में ज्यादा नहीं देखते वो लोग। तो हमारा मतलब 1 घंटे का था इंटरेक्शन, और उसके बाद फिर एक और लेवल पे था, वो शॉर्ट एंड स्वीट था, मतलब आई गेस 15-20 मिनट्स का। ओके, लेकिन वो एचआर के साथ था या नहीं, वो उसके वाइस प्रेसिडेंट के साथ था। ओके, पीपी के साथ। हाँ, और उसका लेंथ कितना था, ड्यूरेशन कितना? 15-20 मिनट्स का, ज्यादा सेकंड वाले का? हाँ, सेकंड वाले फर्स्ट वाला 1 आवर उसमें बेसिकली हाँ कि they basically talk about what feedback the earlier interview I have got, उसमें वो था, और प्लस तो नॉर्मल जो क्वेश्चंस रहते हैं। ओके, तो ये जो आपने बोला 1 घंटे का जो इंटरव्यू हुआ, उसमें आपको सीवी के ऊपर बातचीत हुई होगी, बराबर? तो इसमें एक फॉर एग्जांपल जैसे आपका जो सीवी है 2 पेज का आपने बोला, तो उस 2 पेज के सीवी में XYZ प्रोजेक्ट्स है आपके, 10 प्रोजेक्ट्स मान लो, तो उसके ऊपर उन्होंने डिटेलिंग में गए या दे वर लाइक कि जस्ट नहीं, ऐसा सीक्वेंशियली नहीं गए। हाँ, ऑब्वियसली सीक्वेंस, बट आप शुरू के 5-10 मिनट तो वो आप इंटरेक्ट ही करते हो, आप करेक्ट, वो अपने बारे में बताते हैं, आप अपने बारे में बताते हैं। और सबसे ये भी मैंने देखा कि इंडिया में तो जो ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने निकाला कि वो अपने बारे में बताते हैं। हाँ, ये चीज मेरे लिए नया था। ये देखोगे आप, अब ऐसा लगता है कि अब जैसे मैंने इंटरव्यू देखा, स्टार्ट किया जब, तो देख रहा हूँ कि शुरू के 10 मिनट्स वो अपने बारे में बात बता रहे और ऑनेस्टली बता रहे कि डेली टू डेली मेरा फंक्शन क्या है, मैं कितनी टीम की मैनेज करता हूँ, कैसा क्या है, नॉट अबाउट कंपनी, अपने बारे में हॉबीज भी बताते हैं, हॉबीज बताएंगे, और ये कंपनी ये जो पोजीशन देख रहे हैं, मैं क्या कंपनी में काम कर रहा हूँ, वो सब बताते हैं। एंड इससे अच्छा भी लगता है ना कि बहुत यार ये इतना बड़ा बंदा है, ये मुझे शुरू का तो 10 मिनट होता है वो सबसे ज्यादा, जो आप नर्वस होते हो, एक आप कंफर्ट जोन में आ जाते हो, तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा सीखने, हाँ, मतलब एक्सपीरियंस, ये डिफरेंस है, क्योंकि इंडिया में इंटरव्यू स्टार्ट में जैसे आप टेल मी अबाउट योरसेल्फ, और आई डोंट नो, बट वहां पे इंटरव्यू लेंथ जो होते हैं वो भी शॉर्ट होते हैं, इतने बड़े इंटरव्यूज नहीं होते, तो वो क्रिस्प इंटरव्यूज होते हैं, 15 मिनट 20 मिनट ऐसे रहते हैं। और आई थिंक इंडिया में मल्टीपल इंटरव्यूज भी होते हैं, यहाँ पे आपका एक दिन में 1-2 इंटरव्यू होंगे ज्यादा से ज्यादा वैसा। तो उसमें आपको प्रोजेक्ट के ऊपर उन्होंने फोकस कैसा किया था, या क्वेश्चनिंग क्या थे, मतलब तो लोग क्वेश्चन से रहते थे कि टेल मी अबाउट एक्सपीरियंस, सबसे पहले आपसे एक्सपीरियंस पूछते, और थोड़ा मेरा केस यूनिक था, तो उन्होंने सबसे पहले यही पूछा कि आप जर्मनी में लैंड कैसे की, मतलब how do you land yourself in Germany, बराबर। और दूसरा था कि why do you choose Germany that ही क्वेश्चन बहुत पूछते हैं, बराबर। तो मेरे और यहाँ पे है कि आप कुछ बना के आंसर मत करो, जो है जेन्युइन केस वही, हाँ, मतलब मन में जो है वही बोलो, फैंसी मत बनाओ, फैंसी या फिर दिखावा बोलते ना कि दिखावटी दुनिया, वो मत बनाओ, क्योंकि ना वो लोग पकड़ लेते हैं यार। आप ये मत बोलो मेरे को जर्मनी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उनको खुद पता है कि उनको खुद नहीं पसंद है चीजें बहुत सारी, और जो ऑनेस्टी है ना उनको वो ज्यादा पसंद आती है, इसलिए आपका मेरा जो जेन्युइन केस था, फिर मैं बताया, फिर उसके बाद प्रोजेक्ट पे बात की उन्होंने, एक स्टार्टिंग प्रोजेक्ट उठाया कि टेल मी अबाउट दिस प्रोजेक्ट, व्हाट वाज योर रोल एंड व्हाट डिड यू डू ऑन योर डेली टू डेली लाइफ एंड डेली टू डेली बेसिस, और what kind of challenges you have faced in this project, वो पूछे। फिर वो आपके माइंडसेट को समझने के लिए आपको सिनेरियो भी देते हैं बहुत सारे, करेक्ट, सपोज यू हैव कैसे अप्रोच करोगे सिचुएशन इन द प्रोजेक्ट, आप कैसे हैंडल करोगे, एंड यू हैव डेडलाइन और व्हाटएवर, जो भी आप एक हाइपोथेटिकल्स आप सिनेरियो देते, सिचुएशन देते हैं आपको बेसिकली। और इसमें मैं जैसे ये पहले भी बोला मैं कि वो लोग ट्राई करते हैं कि आपको जज करने के लिए, एग्जैक्टली इन दिस मोमेंट आपका मेंटेलिटी क्या है,
कि आप इस और प्रॉब्लम मुझे को लगता कैसे है देखते कि हैं? एक रीजन ये भी है लंबे इंटरव्यू के लिए, आप अपने आप को कितनी देर फेक कर सकते हो, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आप 1 घंटे क्योंकि किसी के सामने फेक fake नहीं कर नहीं नहीं सकते हो। होता ही नहीं है फेक। एक ना एक पॉइंट ऐसा आएगा जब आप अपने रियल जो सेल्फ रहेगा वो खोल दोगे, रिवील कर दोगे। वो बातचीत ही इतनी होती है ना कि वो बराबर लेके जाते हैं आपको वो ट्रैक पे, Exactly. एंड देन दे नो दैट दिस काइंड ऑफ गाय, वो कैसा बंदा है, मराठी क्या में है। कहा होता है ना, 1.5 साड़ा कितना भी बोलो यहाँ निकल ही बस जाता है। नहीं, वो तो इंटरव्यूज में निकल जाता है, और वो लोग स्मार्ट होते हैं, हाँ, वो लोग exactly. आपको पकड़ लेते हैं बराबर। तो फिर हाँ, तो इस पे काफी देर तक था, मतलब आधे घंटे से ज्यादा का डिस्कशन था। फिर लास्ट में वो ये भी आपसे पूछते हैं आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस है, हाँ। आपके रोल से, आपके मैनेजर से क्या एक्सपेक्टेशन है, आप बराबर। सबसे बड़ा ये कि आप मैनेजर से क्या एक्सपेक्टेशन है, कि आप बराबर। मतलब क्या Yes, एक्सपेक्ट करते हो yes, अपने ये आंसर तो किसी के पास नहीं Exactly, होता है। आप प्रिपेयर्ड ही नहीं होते हो, हाँ, आप अपने हमको- बारे में बात करोगे ना। हमको पता ही नहीं, ये क्वेश्चन किसी ने पूछा ही नहीं ना, इंडिया में भी नहीं पूछा। हाँ एग्जैक्टली। और ये चीज भी है कि यहाँ पे वो आपने नोटिस किया होगा, यहाँ स्विच कल्चर उतना नहीं है। आपने नहीं, एक साल में जॉब किया, और तो यहाँ भी जो भी पोजीशंस जो हायर करते हैं, स्पेशली जो इन हाउस पोजीशंस है, वो लॉन्ग टर्म के लिए बराबर। तो वो फिर आपको उस हिसाब से प्रिपेयर्ड भी रहना होता है। जैसे आपसे पूछते हैं वेयर डू यू सी योरसेल्फ इन दिस कंपनी आफ्टर 5 years, करेक्ट। तो आप या तो रोल बताओगे या फिर आप बताओगे Position आप, या फिर- आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो, या टेक्निकली हाउ मच यू वांट टू Exactly. ग्रो, और क्या एस्पिरेशंस है आपके। हाँ। क्योंकि मैंने इंडिया में, मान लो अगर किसी ने ये पूछ भी लिया, तो मेरे दिमाग में तो ये होता है यार मैं 1-2 साल इधर काम करूंगा, निकल जाऊंगा, क्योंकि यू वांट टू इम्प्रूव योर सैलरी रेंज। सही बात। और यहाँ पे वैसा नहीं है, यहाँ पे आपको सैलरी भी अच्छी खासी देते, एंड दे मेक यू कंफर्टेबल इन दिस कंपनी एज मच एज दे कैन। एटलीस्ट मेरे हिसाब से 95% यहाँ पे कोई चेंज नहीं करता। जल्दी नीचे, मतलब इफ दे हैव एनी वेरी स्ट्रॉन्ग रीजन ना। और 95% में क्यों बोल रहा हूँ, इसमें सब आते हैं, जर्मन्स एंड इंडियंस एंड एवरीबॉडी। Exactly. ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडियंस के बारे में बोल रहे हैं, हाँ, हम लोग ओवरऑल बोल रहे हैं कि जॉब स्विच इतना इजीली नहीं करते लोग यहाँ नहीं पे। करते। हाँ, तो ये इंटरव्यू का जो आपका था, इसमें अभी जैसे मतलब आपका जो मैनेजर है, मतलब इंटरव्यू में जो बंदा आपका इंटरव्यू लेता है वही आपका रिपोर्टिंग मैनेजर अभी होगा, या डायरेक्टर था आपने वो बोला। time पे, हाँ। तो मुझे बताओ कि उसके साथ अभी काम करके आपको कैसा लग रहा है, मतलब आपका जो काम का एक्सपीरियंस है। बहुत ही नॉलेजफुल पर्सन है वो, मतलब अभी तो नहीं है वो, मतलब इस कंपनी में चेंज हो गए। हाँ, तो बहुत ही नॉलेजफुल पर्सन, मतलब आई वुड से कि वन ऑफ द मोस्ट नॉलेजफुल पर्सन जो मैंने अपनी लाइफ में मिला हो। और आपका जो इंटरव्यू का जो उनका एक इमेज था, या जैसे बोलते हैं ना कि इंटरव्यू में इन्होंने मेरे को ये पूछा। हाँ, और कभी कभी क्या होता है कि कंपनी में जब हम लोग जाते हैं तो हमको जो इंटरव्यू लेता है उसको, यार ये तो बहुत डेंजर आदमी है, ये तो ये अलग ही आदमी है, ये तो इंटरव्यू में अलग। तो वैसा आपको लगा कि थोड़ा, मतलब जर्मनी में कैसा है कि जो इंटरव्यू लेता है बंदा एंड जो आपके साथ काम करता है, अगर वो सेम है इन केस, तो आपको लगता है कि इसमें कुछ डिफरेंस है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, वो डिफरेंस समझ में आता है। ये एक मेरे को मतलब लगा था, क्योंकि वो थोड़ा वर्क कल्चर वाइज भी थोड़ा डिफरेंट है, मतलब हाँ। इसमें। और इसके बाद मेरे को एक बताओ कि जैसे आपने स्विच इंटरनल जर्मनी की कंपनी में स्विच किया था ऑन साइट से, तो व्हाट वुड यू प्रेफर फॉर द इंडियंस जो भी आईटी प्रोफेशनल्स है, कि डायरेक्टली जॉब करना इज इजी थिंग, डायरेक्टली जॉब के लिए यहाँ पे आना, या कोई साइट पे आओ एंड साइट से स्विच करो, ये वाला इजी? आपको क्या लगता है कि आपके एक्सपीरियंस से, और व्हाट डू यू रेकमेंड? मैं देखिए, अगर फॉर एग्जांपल जैसे किसी का डायरेक्ट एक गोल है कि मुझे जर्मनी में जॉब करना है, तो आई वुड रेकमेंड कि वो डायरेक्टली इंडिया से जॉब सर्च करे और फिर डायरेक्ट जॉब ऑफर देकर के डायरेक्ट लैंड करे जर्मनी में। बराबर, ये मेरा रिकमेंडेशन है पर्सनल। ओके, बट एज आई टोल्ड कि मैं श्योर नहीं था, और बहुत लोग श्योर नहीं होते हैं जर्मनी के बारे में, क्योंकि ऑब्वियसली जर्मनी हॉलीवुड मूवीज में नहीं शो किया जाता है। नहीं, तो बराबर। लोगों को नहीं जर्मनी पता के होता। अपने अपने चैलेंजेस हैं, Exactly. जर्मनी के अपने अपने चीजें हैं। तो अगर आपको सिर्फ ये आप अनश्योर हो, आपकी चलो यार करके देखते हैं, अगर हुआ तो हुआ, नहीं तो मैं वापस। बराबर, तो आप आईसीटी वीजा आपकी जो कंपनी है उसके On-site, थ्रू, हाँ, ऑन साइट आ करके आप ट्राई कर सकते हो। बराबर। तो वो उसमें ये भी रहता है, आपके पास ऑप्शन रहता है कि छोड़ नहीं है समझ में आया, आप वापस जा रहे हो। ओके, हाँ, मतलब आपको एक छोड़ के नहीं आ रहे हो। आईसीटी में आपका एक, मेरा भी एक पर्सनल ओपिनियन ये है कि आईसीटी में आपको यहाँ का कल्चर पता चल जाता है। Exactly. क्योंकि आप ऑन साइट आ जाते हो, आपको वर्क कल्चर, और आप इन्वेस्ट बहुत ज्यादा नहीं करो ना, आप अपना बहुत ज्यादा टाइम नहीं डाल रहे हो, और आपका उधर का जॉब भी सेफ है। एग्जैक्टली, आप बहुत ज्यादा उसमें टाइम नहीं हो कि आप 1 साल से पूरा तैयारी कर रहे हो। तो वो तो है आपका, अगर वीजा आया, इंटरव्यू हुआ, और आप फिर तो। और एक ये भी होता है ना कि अपन जैसे बोलते हैं ना कि रियल मैच खेलने के पहले हम लोग ट्रायल बॉल करवाते हैं। Exactly. तो ये ट्रायल बॉल जैसा हो जाता है, आप साइड पे आ गए। ICT में, हाँ, मुझे लगता है जिस जो भी अनश्योर है तो वो आईसीटी के थ्रू आ सकते हैं। ओके, और अगर ये जो मतलब, और एक मेरा एक क्वेश्चन मुझे जो पूछा गया था कि एप्लीकेशंस जो होते जॉब ऑफर के लिए, तो ये नेगोशिएशन प्रोसेस जो होता है इन टर्म्स ऑफ सैलरी, तो ये कैसा होता है? मतलब जर्मन्स
आपका XYZ एक पोजीशन है, आपने उसके लिए अप्लाई किया है, तो उसके लिए सैलरी बैंड या फिर रेंज ये ऑलरेडी सेट होता है, या इसके ऊपर थोड़ा बताओ सैलरी? हाँ, ये काफी अच्छा पॉइंट है। अगेन वो डिफरेंसेस बिटवीन कल्चरल, लाइक इंडिया और जर्मन में यहाँ पे वेरी स्ट्रिक्ट टाइम क्या बोलते हैं लिमिट्स में डिफाइंड होते हैं बजट्स। फॉर एग्जांपल इस पोजीशन के लिए लेट्स सपोज कि ये एक्स और वाई के बीच में इतना रेंज के बीच बैंड, एक रेंज होती है। तो वो कोशिश यही करते हैं कि 99% वो कोशिश करते हैं उसी बैंड के बीच में ही रहे चीजें बराबर वो। और आप ये नहीं एक्सपेक्ट कर, और आपकी इवन वो आपसे कभी आपकी सैलरी नहीं पूछेंगे कि आपकी एग्जिस्टिंग, ये आपने भी नोटिस किया होगा। हाँ, एग्जिस्टिंग मतलब ओल्ड कंपनी में। ओल्ड कंपनी मेरे से किसी भी इंटरव्यू मैंने सैलरी स्लिप 50 के ऊपर इंटरव्यूज दिए, बट उसमें किसी ने मुझसे ना सैलरी स्लिप मांगी पिछले 3 महीने की, या फिर किसी ने पूछा भी नहीं कि तुम कितना अर्न करते हो। करेक्ट, यस। क्योंकि वो आपकी, अगर फॉर एग्जांपल आप कम अर्न करते हो तो आपको ये दिखा करके चलो हम आपको 50% हाइक दे रहे हैं, जबकि कोई देता नहीं 50% यहाँ पे। जस्ट एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हमने आपको तो 50% हाइक दिया, बट इवेंचुअली आपकी जो सैलरी थी वो ऑलरेडी कम थी, उससे फर्क नहीं पड़ता। वो आपको डिपेंड नहीं करता कि आपकी सैलरी कम है या ज्यादा है। उनका जो रेंज है जो उन्होंने सेट करके रखा है ऑनेस्टली वो उसके बीच में, वो पोजीशन के लिए, एग्जैक्टली वो पोजीशन के लिए। ओके, बट अभी क्या होता है ना, मोस्टली इंडिया का और इधर का तो सैलरी रेंज डिफरेंसेस बहुत हाई है। तो मुझे एक बताओ कि जैसे मतलब मान लो इंडिया में एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन कि 30 लाख का एक पैकेज है, फैमिली वाला बंदा है या बंदी है, सो इफ ही वांट्स टू स्विच इन जर्मनी एंड डायरेक्ट जॉब अगर मिल रहा है, तो 30 लाख इन इंडिया, लेट्स से पुणे जैसे या फिर मुंबई जैसे बड़े सिटी में या बैंगलोर, तो इधर जब आता है जर्मनी में तो उनकी रेंज क्या होनी चाहिए? क्यों ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल आस्क मी कि सैलरी रेंज कितनी सफिशिएंट है यहाँ पे सर्वाइव करने के लिए, यहाँ पे फैमिली के साथ, या फिर सिंगल पर्सन भी अगर आ रहा है तो वो रेंज के बारे में थोड़ा मतलब बताओ। क्योंकि आपने जैसे बोला कि एक जो स्पेसिफिक जॉब के लिए बैंड तो रेडी होता है। मेरा एक इसमें प्रॉब्लम, मतलब मेरा एक एक्सपीरियंस क्या था कि मैंने एक इंटरव्यू स्टार्टिंग में बहुत एक दी थी, उन्होंने मुझे पूछा कि व्हाट वुड यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द कंपनी, एंड आई वाज लाइक कि जैसे स्टैंडर्ड आंसर होता है इंडिया में, व्हाट एवर द कंपनी स्टैंडर्ड इज आई एम ओके विद दैट। सो ही वाज लाइक, उसको पता था मेरी पहली जस्ट आया था मैं जर्मनी में, तो उसने मुझे एक्सप्लेन किया कि इफ यू डोंट नो योर वैल्यू तो जर्मन्स आपको वो फीड नहीं करेंगे। आपको आपकी वैल्यू पता होनी चाहिए कि हाउ मच यू डिजर्व, और वही उसी के लिए मेरा ये क्वेश्चन था कि ये रेंज भी पता होनी चाहिए लोगों को कि सिटी वाइज, या फिर आप कैसे उसको बता सकते हो कि उसमें देखिए सैलरी रेंज जो एक्सपेक्टेशन उसमें काफी वेरिएबल फैक्टर्स भी है। एक तो आप किस सिटी में हो, बड़ा सिटी जर्मनी में, हाँ विद इन जर्मनी की बात कर रहा हूं मैं। दूसरा फॉर एग्जाम्पल आप मैरिड हो, आपके बच्चे हैं, तो आपको एडिशनल बेनिफिट्स रहते हैं टैक्स में, वो अलग चीज है, वो अलग पार्ट है, उसकी बात नहीं करो। बट जैसे आपने पूछा हाइपोथेटिकली, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इंडिया में 30 लाख अगर अर्न कर रहा है, तो आई वुड से जो रेंज होती है मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से, आईटी ओवरऑल 65 to 75 के बीच में आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो। उसमें ये कोई बड़ी बात नहीं। बराबर। एंड देन whatever 65 to 70,000 यूरोस ईयरली एनुअल आपका जो बोल रहा है आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। ओके, सो अगर आप इंटरव्यूज के लिए जा रहे हो तो प्लीज ट्राई टू मेक श्योर आपका बैंड क्या है एंड हाउ मच यू डिजर्व एज पर द एक्सपीरियंस। सो वो आप थोड़ा उसके ऊपर देख लो, काफी सारे ग्लास डोर पे भी आपको मिल जाएंगे कि सैलरी रेंजेस क्या है, एंड काफी सारे इंटरनेट पे ये डिसेंट रेंज है, आप 65 से 75 के बीच में। करेक्ट। बट वही है ना, कुछ फ्रेशर्स भी होते हैं, तो अगर 75 मांग लिया तो कंपनी बोलेगी बिल्कुल नहीं भाई उधर ही रहो आप। 75 यहाँ पे नंबर्स ऑफ इयर्स ऑफ जो एक्सपीरियंस है वो काफी मैटर करता है, और आपका ये आप किस फील्ड में जॉब कर रहे हो। एग्जैक्टली, प्लस आपका जो भी, हम इंडिया में मुझे नहीं लगता आप किसी कंपनी को ज्यादा ध्यान देता होगा आपने बीटेक कहाँ से किया है, प्लस मास्टर्स है कि नहीं, वो सब चीजों से बहुत फर्क पड़ता है ना। आपका जो बैंड बढ़ता है, बैंड का रेंज बढ़ता है उससे। आई एग्री, यस। तो इसके बाद लास्ट पार्ट में हम लोग ऑलमोस्ट आ चुके हैं, तो मुझे ये बताओ कि जर्मनी में जो आपने कंपनी बोला, जैसे आप सारी चीजें तो ऑलमोस्ट हमने कवर किया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाउ मच इज द जर्मन रिक्वायर्ड, और मैं ये सबको पूछता हूँ, in a German company, despite of your IT field or automation or whatever field you're working in. Exactly. तो आपको क्या लगता है? So, इसके लिए 2 सिनेरियो है। एक तो पहला ये कि अगर वो जर्मन कंपनी ग्लोबल है, कि किसी ग्लोबल कंपनी की एंटिटी जर्मनी में है, तो उसमें फिर भी आई वुड रिकमेंड कि मिनिमम आप A2 जर्मन लेवल आपको आनी चाहिए। ओके, नॉट कि अगर इवन दो आपकी जो बिजनेस लैंग्वेज है वो इंग्लिश में है, बट आप जो कलीग्स हैं उनसे तो इंटरेक्ट करोगे, लोकल जो कलीग्स हैं आपके, या फिर जो मैनेजर आपका लोकल है उससे आप इंटरेक्ट तो करोगे। बराबर। तो मिनिमम
मुझे लगता है अगर कोई प्लान तरीके से आ रहा है तो उसको A2 लेवल पे करना मास्टर करके, एक जर्मन A2 लैंग्वेज लेवल पे मास्टर करके तब कदम रखने चाहिए। ये मेरा पहला रिकमेंडेशन है। सेकंड, अगर वो प्रॉपर जर्मन कंपनी है, जैसे कि सीमेंस हो गई, ठीक है, या फिर GSK हो गई, जो भी और भी है जो, उसमें आई वुड से कि आप नहीं मास्टर करो तो B1 लेवल कंप्लीट करके आप तब बराबर कोशिश करो। आप ये मत सोचो कि आप, क्योंकि ये मेरी मेंटेलिटी थी शुरू में कि मैं जैसे जॉब डिस्क्रिप्शन देखता था तो सबसे नीचे उसमें हमेशा रहता था कि लैंग्वेज रिक्वायरमेंट। हमेशा यही सोचता था कि यार इसमें इंग्लिश लिखा है कि नहीं, इंग्लिश लिखा है कि नहीं। सब लोग वही अपन सब बट वो क्योंकि हमको पता नहीं था। आप ठीक है, आपके लिए एक इजी पार्ट हो गया कि इंग्लिश ही इसमें रिक्वायर्ड है। बट आप जब वहां जाओगे, आप जब कंपनी में जॉब करना स्टार्ट करोगे, आप ऐसा तो है नहीं कि आप सिर्फ अकेले कर रहे हो, आपकी टीम होगी, आपका एक पूरा एनवायरनमेंट, आपको तो बात करना ही पड़ेगा। कोई भी फील्ड में आप जॉब करो, आउटिंग्स पे जाओगे, जो भी होगा, टीम घुलना मिलना बोलते थे जैसे, तो मिनिमम A2 तो करना चाहिए, whether it is required by job description or not. Okay. और अगर job description से required है तो B1 is must. B1 is must. Okay. If it is required by the job description. Correct. So basically इंटरव्यूज को जाने के पहले थोड़ा कंपनी के बारे में स्टडी कीजिए एंड ट्राई कीजिए। मेरे तरफ से एक जैसे एक एडिशनल पॉइंट है कि जैसे आप इंटरव्यू में जा रहे हो तो इंट्रोडक्शन काइंड ऑफ थिंग, जैसे मेरा नाम माय नाम है अभिजीत इशवोन हियर, तो आप कहाँ रहते हो, कहाँ से आ रहे हो, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन। आई नो इंडिया में ये डिफिकल्ट है इतना जर्मन बात करना, बट इंट्रोडक्शन अगर आप जर्मन से स्टार्ट करोगे इंटरव्यू में, आई थिंक काफी पॉजिटिव इंप्रेशन आपका पड़ सकता है। एंड और इससे बहुत अच्छा इंप्रेशन आता है उस चीज का। और आप स्विच भी कर सकते हो ना बाद में, क्योंकि जर्मन्स को भी पता है कि इंडिया में बैठ के इसको जर्मन बात कहीं भी आप बोल सकते हो, आई फील मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, और स्मार्टली स्विच कर सकते हो, जिससे कि आपका सामने वाला इंप्रेस भी हो जाएगा जर्मन, एंड आपको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि यार फिर वो इंटरेक्शन एक इजी होता है एंड प्रोसेस इज गोइंग देन स्मूथर, आगे की इंटरव्यू प्रोसेस आपकी इजी जाती है। ओके, थैंक यू फॉर दिस। एंड नाउ लास्ट पार्ट में हम लोग करेंगे थोड़ा रैपिड फायर क्वेश्चंस, जो आपके एक्सपीरियंस से आप आंसर्स कर सकते हो। तो सबसे पहला क्वेश्चन, ये तो मतलब अभी हुआ है बट स्टिल आई आस्क, इज नोइंग जर्मन नेसेसिटी इन अ IT जॉब फॉर जर्मनी? आपको क्या लगता है? नेसेसिटी नो। ओके, नेसेसिटी नो। रिकमेंडेड यस, नेसेसिटी नो। ओके, गुड। What is the average salary for a IT professional in Germany? We will consider this as 5 to 10 years of experience. 5 to 10 years, I would say it's between 70 to 75. Okay, and fresher? Freshers somewhere between 65 to 70, 60 to 70. Okay, 60 to 70k thousand per year. Just to make it clear, per year, euros. Yes. Which German cities are best for IT professionals in Germany? What do you think? हाँ, ये काफी अच्छा क्वेश्चन। Frankfurt is one of the best hot spot here, best, and Stuttgart is there, okay, Munich is there, Berlin is very good for IT, yes, because lot of startups वहाँ पे हैं, lot of startup companies हैं वहाँ पे। Then Düsseldorf is Düsseldorf. तो ये अच्छे cities हैं, मतलब कि IT perspective के according. Okay, what certification do IT professionals need to stand out in Germany? अब ये डिपेंड करता है कि आप कौन से फील्ड से हो। अब जैसे अब मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं बता सकता हूँ, आप एनालिटिक्स या और डेटा से हो, तो क्लाउड कंप्यूटिंग अभी है यहाँ पे काफी, हाँ, जैसे AWS सर्टिफिकेशन हो गए, बाकी Databricks डेटा इंजीनियरिंग से रिलेटेड सर्टिफिकेशंस हो गए, ओके, गूगल एनालिटिक्स, तो ये काफी हेल्पफुल रहते हैं। ओके, next is a very good question. How is the work-life balance in Germany compared to India? Best. There is nothing compared. Yes. ये बात तो हमको शुरू में ही बोल लेना चाहिए था। पूरे वर्ल्ड में, not just India, मतलब work-life balance के बारे में, work-life balance, there is nothing as like German work-life balance. यहाँ पे इंडिया को बुरा बोलने की बात नहीं है, बट किसी को मैं इसीलिए मैंने बोला कि ये ग्लोबल की बात कर रहा हूँ, 100% जर्मन वर्क कल्चर इज क्वाइट। और आपकी शुरुआत में जो हमने एक पॉइंट बोला था कि संडे को रोहेटा क्यों होता है, क्योंकि ये सारे काम जो अपने पर्सनल काम होते हैं ऑफिस आवर्स के बाद कर सकते हैं 4:30 बजे के बाद, इसलिए इनको संडे के लिए वेट नहीं करना पड़ता है कुछ भी अपने पर्सनल। ये लोग इसलिए तो जल्दी काम खत्म करते हैं, 3-4 बजे तक काम फिनिश एंड देन पर्सनल काम। आई वुड रिकमेंड कि जिनको थोड़ा सा भी वर्क लाइफ बैलेंस जो प्रेफर करते हैं अपने लाइफ में, जर्मनी हैज अनमैचेबल वर्क लाइफ बैलेंस। परफेक्ट। What's the process for getting a blue card in Germany? But this is not a rapid fire question. What do you think the easiest way is via job? Easiest way is via job. Okay. Getting a job offer first. Job offer. And 21 months or 32 months, I think, right? 21 months plus B1. Correct. And 32 months आपका A1 के साथ. A1 के साथ. तो ये सबसे rapid और let's say fastest process है. Fastest आप 21 months में B1 complete करो and 21 months का job complete करो, तो आपको PR हो जाएगा.
एग्जैक्टली मेरा वो I'm talking about PR, sorry, not blue card. And 32 months and A1 is one thing. So 32 months का job and हाँ. A1. Okay. Is it possible to work remotely for a German company from India? नो No. एब्सोल्युटली नो। अब ये काफी कंपनीज ने एक्चुअली, क्योंकि इंडियंस अभी आ चुके हैं, मतलब ठीक ठाक है Yeah. मतलब नंबर्स काफी परसेंटेज इंडियंस का बढ़ गया है। ग्लोबल कंपनीज में। तो कई कंपनीज के फॉर एग्जांपल मैं सीएसएल का एग्जांपल लूंगा, सो प्रॉपर गाइडलाइन है, यू कैन नॉट वर्क more than 30 days outside Germany. Correct, yes. So there is a limit. Yes. So legally, and you have to follow that. And Siemens का भी मुझे एक चीज पता है कि Siemens allow to work outside Germany in Europe, but not from करेक्ट, India. वो हर कंपनी का अलग वाइज हाँ, है। तो- अब मतलब अपना अपना उन्होंने सेट करके रखा, बट ऐसा नहीं है कि आप 2 महीने इंडिया से काम कर रहे हो और Okay. नहीं। So just to add one point कि आप अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो आप उसमें ये चीज कंप्लीटली पूछ सकते हो स्टार्टिंग Exactly, में बिल्कुल। कि व्हाट आर द पॉलिसीज टू वर्क फ्रॉम इंडिया इन केस you have any plan. So yes, उसके बाद हाउ लॉन्ग डज अ वीजा प्रोसेसिंग टेक्स फॉर अ इंडियन आईटी प्रोफेशनल इन इंडिया? अगर कोई जॉब लग गई है या कोई आना चाहता है तो उसको आई थिंक वीजा का आपके पास ऑलरेडी जॉब ऑफर है, सो जो कॉन्सुलेट से हमको जो वीजा इशू होता है काफी क्विक रहता है, मतलब अप्रोक्सीमेटली 2 months मान के चलो। 2 months, okay. अगर once you have the job offer, so 2 months कॉन्ट्रैक्ट हाथ में होने के बाद। कॉन्ट्रैक्ट हाथ में होने के बाद आपको 2 महीने में आपको वीजा। ओके, एंड जस्ट वन थिंग टू ऐड ऑन, जैसे अभी क्रिसमस चल रहा था तो मेरे एक हाँ, दोस्त वो का- डिपेंड करता है हाँ, टाइम। ये जो टाइमिंग्स होते हैं ईस्टर क्रिसमस हॉलीडेज, इन टाइम में थोड़ा टाइम लग सकता है, बट बाकी नॉर्मली इट्स बाकी क्वाइट फास्ट। हाँ 2 months में आपको मिल जाएगा। Okay. What are the opportunities for growth in the IT sector for international professionals or Indian professionals? बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज है इन फ्यूचर, बिकॉज यहाँ पे भी लोगों ने मतलब कि जो जर्मन कंपनीज उन्होंने रियलाइज शुरू करना शुरू कर दिया है कि एआई और डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में अभी थोड़ा सा Grow हो रहा है। एनवायरनमेंट है, ग्रो करना है। क्योंकि अभी आपने देखा होगा जितनी सारी जो ट्रेडिशनल जर्मन कंपनीज अभी भी वो लेगेसी चीजों पे है, मतलब लेगेसी टेक्नोलॉजीज और लेगेसी Okay. प्लेटफॉर्म से, तो काफी अच्छा स्कोप है मतलब कि इन प्रोफेशनल्स के लिए। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन, इंडिया का आपका जॉब एक्सपीरियंस और जर्मनी का जॉब एक्सपीरियंस, सबसे अच्छे कलीग्स कहाँ बने आपके, या दोस्त जो बने, कलीग्स जो दोस्त बने, वो इंडिया में बने या जर्मनी में? ये काफी डिफिकल्ट क्वेश्चन होगा, लेकिन मेरे मतलब बहुत अच्छे कलीग्स बने यहाँ पे भी, जो मैंने अभी आपको बताया कि इवन वो यहाँ से स्पेशली सिर्फ मेरी शादी के लिए इन्होंने इंडिया गए थे, वो हाँ। और अटेंड की, वो तो बहुत अच्छे कलीग्स बने, मतलब आई वुड से यहाँ पे ज्यादा ऑनेस्ट Yeah, कलीग्स okay. बने मुझे, I mean, अपने अपने क्योंकि यहाँ पे कभी आपको कोई एक मतलब आपको जैसे कलीग्स बना तो आपसे कभी ये नहीं आपको ये नहीं सोचेगा कि आप उससे नीचे जाओ या ऊपर, Comparison नहीं आपको है। टांग नीचे खींचेगा, Comparison नहीं कोई है। कंपैरिजन नहीं, तो बाहर की दोस्ती बाहर रखते हैं, अंदर की यहाँ पे अंदर, बराबर, और वो लोग सिक्योर्ड है काफी, कोई एनवी नहीं, Unsecure कोई नहीं है, इनसिक्योरिटी नहीं, और कोई टांग खींचने वाला ये सब चीज नहीं है, तो यहाँ पे मेरे काफी अच्छे ऑनेस्ट फ्रेंड्स बने। कूल। ओके, दिस वाज अ गुड रैपिड फायर राउंड। अभी लास्ट में सिर्फ मुझे कांड के बारे में बताओ, आपके जर्मनी के जो आपके साथ हुए कांड, और उसके बाद हम लोग खत्म करेंगे ये वीडियो। बट कोई भी आपको जो लगता है कि ये कांड मुझे बताना ही है, जो हेल्पफुल होगा लोगों को, कि ये ना हो उनके साथ जो भी आएंगे। सो एक ये फनी इंसिडेंट हुआ था, और वो ये मेरे साथ फर्स्ट वीक में ही हुआ था जब मैं यहाँ आया था। मैंने मेंशन किया था मैं क्रिसमस टाइम पे आया यहाँ पे, तो उस कंपनी में और भी कंसल्टिंग कंपनी, जो यूरोपियन कंसल्टिंग कंपनीज थी, उनके लोग भी आए हुए थे वर्कशॉप के लिए। एक तो वीकडे ही था, तो हम एक टीम इवेंट के लिए मतलब बाहर गए, क्रिसमस मार्केट के लिए गए। तो काफी लोगों को पता होगा जर्मन लोग बियर बहुत पसंद करते हैं, जहाँ ज्यादातर लोगों को पता होगा, अक्टूबर फेस्ट आजकल तो सबको पता है, सबको पता है। तो हमारा पूरी टीम गए, और ये वीकडे था, तो डिनर पे गए हम, क्रिसमस मार्केट गए, और उसके बाद फिर देख रहा हूं मैं कि मतलब मुझे लगा अब शायद हम लोग को हो गया 10 बज गए, 11 बज गए, घर जाएंगे अपना अपना, क्योंकि कल ऑफिस है। तो फिर देखते मतलब टीम इवेंट पे रात के 1 बज गए, 2 बज गए, और मुझे लगा कि नहीं अब तो बहुत लेट हो रहा है। और इन लोगों को मैं देख रहा था कि बिल्कुल एकदम मूड में नहीं, एकदम घर जाने के, सब अपने अपने उसमें कोई कुछ का गेम खेल रहा है और कुछ भी कर रहे हैं, मतलब कोई बियर पी रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। तो मुझे लगा नहीं, मुझे 1 हफ्ते हुए और मुझे ऐसा नहीं कि मैं कल रात में कल सुबह में 10 बजे जाऊं। तब मैं वहां से निकल गया और अपने होटल चला गया। फिर एक्चुअली 2 बज रहा था, फिर मैं जब देखा
मतलब नेक्स्ट डे जब मैं ऑफिस पहुंचा 9 बजे, फिर देखा कि सब लोग ऑलरेडी एज यूजुअल जैसे कि रात में कुछ हुआ ही ना हो, सब काम कर रहे हैं अपने अपने, सीरियसली काम कर रहे हो। मैंने सब पूछा कितने बजे, तो बोले 8 बजे। 8 बजे वो लोग काफी नॉर्मल है उनके लिए। वो 2 बजे 2:30 बजे गए, उसके बाद नेक्स्ट डे अपना काम कर रहे हैं। उनके लिए काफी नॉर्मल है, वो बहुत स्ट्रिक्ट बिहेव करते हैं एंड दे फॉलो दिस थिंग्स क्वाइट वेल। एंड ये अच्छा है, लेकिन ये सब चीज तो हम वीकेंड पे करते थे। वीकेंड पे भी करने के बाद लगता था हाँ चलो कल सैटरडे आराम करेंगे, नेक्स्ट डे यहाँ पे वीकेंड का नहीं वेट करते। ये चीज वो काफी अच्छा वो बराबर फनी इंसिडेंट था वो। गुड, ये काफी अच्छा पॉइंट था। और एक पॉइंट ऐड करूंगा, या फिर मेरा कांड हुआ था जैसे नया नया में आया, और मैं आई थिंक जून में मार्च में आया था, बट श्रावण महीना था। सो अभी स्टार्टिंग में पैसे की तो आपको पता है कैसा किस्सा होता है। Correct. हम लोग, मैं तो स्टूडेंट के इससे आया था, तो 1-1 यूरो भी हमारे लिए काफी ये होता है। सही बात है। तो मुझे लगी थी भूख, और श्रावण का सोमवार था, तो श्रावण सोमवार तो मैं पकड़ता हूँ उपवास। तो मैं उपवास था, लेकिन ना कंट्रोल नहीं कर पाया, तो मैं बोला ठीक है एक काम करते हैं, आज थोड़ा जाते हैं मैकडी में, कुछ तो लेते हैं। 1 यूरो वाला जो बर्गर होता है, अब चीज बर्गर जो बोलते हैं, चीज बर्गर, या चीज बर्गर नहीं है, ये याद रखना, मैं बोलने वाला था। हाँ, तो चीज मेरा वही हुआ, मैं गया और सबसे सस्ता वाला चीज बर्गर ही होता है 1 यूरो वाला, तो चीज बर्गर लिया। मैंने जैसे ही पहला कट किया, बीफ, बिलीव मी, चीज बर्गर यहाँ पे बीफ होता है। जिनका जिनका जो खाते हैं वो खाते हैं, मैं किसी को कुछ नहीं बोल सकता, लेकिन मैं नहीं खा सकता। तो मैंने वैसे ही वो डाल दिया, एंड देन मैंने उसको पूछा भी कि भाई चीज बर्गर आपने बोला है, बट ये तो वो बोला भाई यहाँ पे यही है। मतलब मैं खाने पॉइंट तक नहीं गया था, बट मैंने जब चीज बर्गर देखा और फिर जब मैं इंग्रेडिएंट्स मैंने पढ़ा, उसमें इंग्रेडिएंट्स मैंने नहीं पढ़ा था ना, वही तो प्रॉब्लम हुआ। मैं मतलब मेरी बस भी थी, तो मैं थोड़ा घाई जल्दी में स्टेशन पे था, तो मैं बोला फटाफट उठा लेते और जाते। बट चीज बर्गर याद रखो, चीज बर्गर इट्स अ बीफ बर्गर। यस, और अगर आप खाते हो तो ठीक है, नहीं खाते हो तो मेरे जैसा हाल नहीं होना चाहिए, इसलिए। ओके, तो पवन जी, थैंक यू फॉर joining us and sharing so much valuable information, and I hope सबके लिए ये काफी यूजफुल एक्सपीरियंस था आपका, जैसे मतलब जॉब स्विच एंड काफी इनसाइट्स आपने शेयर की। तो आई होप आपको भी ये सब चीजें पसंद आई होगी। पवन जी को अगर आपको कांटेक्ट करना है तो मैं आपको लिंक्डइन का इनका रेफरेंस दे दूंगा। अगर आपको कुछ भी होगा क्वेश्चंस, तो प्लीज इनको लिंक्डइन पे जाके आप पर्सनली मैसेज कर सकते हो। बाकी तो मेरे चैनल पे आपको बिल्कुल आपका भी वेलकम हो। सो कमेंट सेक्शन में आपके जो भी क्वेश्चन है आईटी प्रोफेशनल्स के स्पेसिफिकली, तो वो प्लीज आप डाल दीजिए। अगले बार जब, अभी पवन सर तो जा रहे मस्त इंडिया, तो पवन जी जब इंडिया से आ जाएंगे, हम लोग फिर से उनके साथ आगे अगर कोई आपके क्वेश्चंस होंगे तो उसके ऊपर बात करेंगे। एंड आई थिंक नाउ इट्स टाइम टू वाइंड अप। काफी लंबा था, बट आई थिंक इट्स काफी यूजफुल, बिकॉज हमने काफी सारे पॉइंट्स इसमें कवर किए। तो आपके फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर कीजिए जो जॉब ढूंढ रहे आईटी में, आपके साथ है या आपके नेटवर्क में, जिनकी हेल्प हो सके। सो बिकॉज हमारा बेसिक गोल है हेल्प करना। चलो देन लेट्स वाइंड अप फॉर नाउ, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड जय महाराष्ट्र। थैंक यू पवन भाई, प्लेजर। यस, चलो।